सबका दिल दहल गया है वो वीडियोस देख करके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एक जिंदगी रही नहीं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। कानून का जो मसला है ना, ये हमेशा पत्नी के पक्ष में जाएगा ही जाएगा। हमने एक कानून लाया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लाए, जिससे कि दहेज से कोई प्रताड़ित हो रहा है उसको डील करने के लिए। अब वो बाद में ऐसा हथियार बन गया कि पति का दिमाग ठीक करने का हथियार बन गया। मेंटेनेंस की क्या लिमिट हो सकती है? कोई लिमिट ऐसी डिसाइड की है कोर्ट ने? 3-4 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। जो ये सुसाइड हो गया है इस मामले में, क्या इससे लीगली भी इस मामले में कुछ बदलाव हो जाएगा? इसका जो बयान है वो डाइंग डिक्लेरेशन के कैटेगरी में आना चाहिए। आज के ज़माने में सही और गलत में 20 और 80% का फर्क रह गया है। 20% सही केसेज हैं, 80% केसेज गलत है। 80% फॉल्स केसेस हैं। यस। जज ने कोई निर्णय सुनाया लेकिन उनको पता है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ। ये हम सबको पता होता है। क्या करप्ट है हमारा जुडिशियल सिस्टम? आप जो कह रहे हो मैं उसको मानता हूँ, लेकिन पूरे सिस्टम को दोष देना ठीक नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक तरफा कानून है या वन साइडेड लॉ है, या फिर इसमें पुरुषों की सुनवाई नहीं है। सही है, काफ़ी हद तक सही है। अभी वो टाइम आ गया है जब एक बार इस लॉ को एक बार फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत है। ये सही समय 15 सालों से है, 15 सालों से चल रहा है। अतुल सुभाष एकलौता और आखिरी मामला नहीं है। आखिरी मामला नहीं है, पीछे भी बहुत हो चुके, आगे भी बहुत होंगे। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और बेहद खास विषय है जिस पे आज हम बात करना चाहते हैं। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष का जो मामला है उनके सुसाइड का, जिसमें उन्होंने तकरीबन 24 पन्नों का जो उनका सुसाइड नोट है और 1 घंटे का वीडियो है, और उसके बाद उसको लेकर के डिबेट शुरू हो गई। उन्होंने सुसाइड किया और फिर अब डिवोर्स की, फैमिली लॉस की, मेंटेनेंस की, एलिमनी की तमाम बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर के आम लोग 2 खांचों में बट गए हैं। कोई कह रहा है कि ये न्याय नहीं है, कोई कह रहा है कि ये न्याय है। तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन उसके बीच में हम ये समझने की आज कोशिश करेंगे अपने पॉडकास्ट में कि आखिर इसको लेकर के भारतीय कानून क्या कहता है, क्या प्रैक्टिकलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। और उसको समझाने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय जी मौजूद हैं, जिनका 1-2.5 दशकों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एडवोकेसी में। सुप्रीम कोर्ट के तमाम मैटर्स ये देखते हैं, तमाम सारे चर्चित केसेस का भी ये हिस्सा रहे हैं, और फादर ऑफ मीडिएशन भी इनको बोला जाता है। तो जो मीडिएटर का एक बड़ा जॉब है, एक इम्पॉर्टेंट जॉब है ऐसे केसेस में, वो भी उसके भी सर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जिस न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो अभी सर हम ये देख रहे हैं बेंगलुरु का पूरा जो ये मामला है, कई सारी लेयर्स हमारे सामने लगातार आ रही हैं। हम देख रहे हैं लोगों की राय भी बटी हुई है इस पूरे मामले में। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आ रहा है वो ये है कि हम सबका दिल दहल गया है वो वीडियोस देख करके, जो सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं। अभी आप उस केस में जो देख पा रहे हैं, जो स्थितियां हमारे सामने भी फिलहाल हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये पूरे किस दिशा में जाता हुआ आपको ये मामला लग रहा है? देखिए, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एक ज़िंदगी रही नहीं जी। आम तौर पे जब ज़िंदगी होती है तब इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आते। जैसे आप कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाती है तो उससे जुड़ी हुई हर घटना आपको बड़ी लगने लगती है। बिल्कुल। तो आप उस तरह से देख रहे हैं इसको, लेकिन कानून का जो बैलेंस है वो दोनों साइड में चलना चाहिए और दोनों साइड में होना चाहिए। जैसे आप देखिए, बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर वाइफ तंग कर रही होती है हस्बैंड को, बहुत से मामलों में हस्बैंड तंग कर रहे होते हैं, कहीं पर फैमिली वाले तंग कर रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ होते हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ मिलके फैमिली वालों को तंग कर रहे होते हैं। अब जैसे हर तरह के मामले आते हैं। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि कोई 75 ईयर्स का कोई बुजुर्ग जो है पिता है, उसने बेटे की शादी हुई, बहू आ गई, और उसके आने के बाद से उसने अपना सारा काम धाम बेटे को दे दिया, बहू को दे दिया, और 5 साल के बाद देखता है कि उसके पास तो एक पैसे का खाने को मोहताज है, तो वो उसने केस फाइल किया, या फिर वो लड़ाई करता है उनसे, या फिर अपनी बिजनेस को वापस लेता है। फिर वो सारे FIR करते हैं उसके खिलाफ, और उसमें बेटा कंप्लेनेंट नहीं होता है, बहू कंप्लेनेंट होती है, क्योंकि जो लॉ है वो बहू के साथ है। तो ऐसे केसेस सामने आते हैं। अब जब भी कोई, आप देखिए, डिवोर्स का केस होता है, जब झगड़े से हो, एक तो होता है कि आप बड़े प्यार से अलग होते हो। मैं करीब 5-6 ऐसे मामले हैंडल कर रहा हूँ जिनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा, हर एक के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको मैं बिना नाम लिए हुए जी। एक केस ऐसा है जहाँ पर बेटा और बहू मिलके पिता से उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। इसके लिए बहू ने केस फाइल कर रखा है
हैरेसमेंट का, वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का और डाउरी का भी, जिसमें कि वो 75 साल का जो बूढ़ा पिता है उसके खिलाफ कुछ मामला बने, और चूंकि सारी संपत्ति उसकी सेल्फ एक्वायर्ड है, उसने अर्जित की है संपत्ति, तो बेटे का हिस्सा तो बनता नहीं है ऐसे आमतौर पे। लेकिन अगर केस डालें और उसको तंग करें तो शायद वो दे दे। एक के फैक्ट्स ये हैं। दूसरे केस का जो फैक्ट है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बेटा, बहू और उनकी बेटी, जो कि आजकल पायलट है और मैं बोलूँगा कि संपन्न लोग हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, जिसमें कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो पिता की उम्र थी 80 साल, उसकी जो लड़के की जो माँ है उसकी उम्र थी 78 साल, और ये जो सारे लोग हैं ये उस घर में ज़बरदस्ती रह रहे थे। झगड़ा शुरू हो गया था तो सीसीटीवी कैमरा कभी ये लगाएं कभी वो लगाएं, आपस में झगड़े हों। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो बुजुर्ग आदमी की, उसको ये दोनों चाहते थे उसको लेना, लेकिन फाइनली कोर्ट में ये केस आया और सुप्रीम कोर्ट तक आया। आपको जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो कोर्ट ने कहा ठीक है, मैट्रिमोनियल हाउस, जो कि शादी करने के बाद जब पत्नी आती है पहली बार किसी घर में, उस घर को हम विवाह का घर बोलते हैं, अच्छा, वैवाहिक घर बोलते हैं। उस घर में रहने का अधिकार है उस पत्नी को। तो कहा ठीक है, केवल पत्नी को अधिकार है, बाकी आप दो लोग घर से बाहर जाओ। तो कोर्ट ने पहले ऑर्डर में उन दो को बाहर किया और बाद में फिर इसको भी फैसला जो आया कि इसमें ये भी घर से बाहर गई। तो ये भी एक केस सुनने में आता है। एक ये भी सुनने में आता है कि दहेज नहीं देने से आप किसी लड़की की पिटाई कर रहे हो, उसके खिलाफ जाति कर रहे हो, वो भी एक मामला है। और ये भी समाज की जो वास्तविकता है। मैं आपको बताऊं, क्या आप मुझे कोई ऐसी शादी बता सकते हैं, शायद ही कोई 1000, 10,000 में 2, 4, 5, 10 हो, जहां पर दहेज की जो प्रथा है उसकी खिलाफत हो रही हो? क्योंकि जब आप फिल्मों में देखते हैं, कहानी सुनते हैं, फिर तो आपको दहेज की खिलाफत करनी है। आपको दो लोग जो आपस में प्यार कर रहे हैं उन दोनों को मिलने देना है। लेकिन जब हकीकत में आता है आपके ऊपर, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो बड़ा गलत हुआ, समाज में हमारी इज्जत गिर जाएगी। दहेज कम मिला तो भी इज्जत गिरती है आपकी, लड़के लड़की अगर अपने पसंद से शादी करते हैं तो भी इज्जत गिरती है आपकी। तो आप हर छोटी छोटी बात को इतना बड़ा करके देखना चाहते हैं जब आपके ऊपर, खुद के ऊपर आती है। अब आप देखिए, समाज, सोशल रिफॉर्म्स, ये भी एक हिस्सा है। बिल्कुल है। जो अपनापन है, जैसे हम लोग पहले ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, अब करते करते अब ज्वाइंट फैमिली तो खत्म हो गई, अब न्यूक्लियर फैमिली आ गई। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आप देखिए कि कोई आदमी समझाने वाला नहीं है। अब जो ये भी केस है बेंगलोर का, जिसको कि आप देखते हैं, मैं आपको दोनों नजरिए से अगर देखने की कोशिश करूं इसको, हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, हस्बैंड को शिकायत है कि हमारी पत्नी नहाती नहीं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इस पे प्यार से बात कर सकते थे, रास्ता निकल सकता था। जो वाइफ है उसको शिकायत ये है कि ये बाकी चीजें ठीक नहीं करता, रोमांटिक नहीं है जरा सा भी। अब एक सॉफ्टवेयर का आदमी है, एक मैनेजमेंट का है, और जो एक कहानी है कि दोनों दो अलग अलग ग्रहों से आते हैं, लड़के और लड़की, मैं उसको मानने की जगह अगर मानवीय तौर पे देखूं इसको, तो इस तरह से देखना चाहिए कि अगर दोनों बातचीत करें, एक जो मिलनसारिता हो, आपस में बातचीत हो। ज्वाइंट फैमिली के अंदर बहुत सी शिकायतें दूर हो जाया करती थी। आप नाराज हो, आप थोड़े गुमसुम हो तो सास ने समझा दिया, कभी आप ऐसे हो तो भाई ने समझा दिया, किसी और ने बोल दिया, जो और घर के रिश्ते हैं उसने समझा दिया। जब आप बिल्कुल अकेले रहते हो तो फिर आप एक लेवल पे आके, स्ट्रेस लेवल आपका यहाँ पहुंच जाता है कि फिर आप उससे नो पॉइंट ऑफ रिटर्न हो जाता है। अब 6 महीने की शादी के बाद आप अलग हो गए, मान लो आप अपने घर आ गए। घर आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां फिर क्या करती हैं कि वो काम नहीं करती, क्योंकि अगर वो वर्किंग होंगी तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो कहती है मैं कोई काम नहीं करना। दूसरा, अगर काम करना है तो कहती है सैलरी कैश में चाहिए, फिर चेक से नहीं चाहिए, रिकॉर्ड पे नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो भी होता है, अदरवाइज मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आप अपने आप को पालने पोसने में सक्षम हो। फिर बच्चे का जो खर्चा है, अब मान लीजिए कि बहुत से लोग बच्चे के खर्चे के नाम पे 1 लाख भी क्लेम करते हैं। भाई क्या 1 लाख में करोगे बच्चे के ऊपर? आप अगर एक जेन्युइन, एक रीजनेबल बात करो तो बात अलग है। या फिर अगर आप समझते हो कि आपको इस तरह से बच्चे को पालना है और इस तरह से रखना है, तो आपको भी थोड़ी बहुत एफर्ट्स डालने चाहिए। आज जो हमारे यहाँ कहावत है ना कि जो विवाह की जो संस्था है, इस संस्था की पहले जो धुरी होते थे वो दोनों परिवारों के वरिष्ठ होते थे। अब उस परिवार की धुरी में केवल पति और पत्नी है, बाकी अब उनको एक्चुअली कंट्रोल कोई करता है तो बच्चे करते हैं। आप बच्चों की वजह से कई बार एक होते हो, कई बार बच्चों की वजह से आपको बात करनी पड़ती है या आप उनके साथ मिलजुल के काम करते हो। अब जो ये केस है, इस केस को अगर हम गहनता के साथ देखें तो ये देखेंगे कि कानून का जो हाई हैंडेडनेस है, जिसको कि कानून की जो दुरुपयोग बोलेंगे, लेकिन ये बना ही इस तरह से। हर बार कानून का जो मसला है ना, ये हमेशा पत्नी के पक्ष में जाएगा ही जाएगा। अगर आप इसको आप एक टेस्ट पे डालेंगे
तो जैसे पत्नी शिकायत कर सकती है, डाउरी का एक हथियार है उसके पास। अब डाउरी की कुरीति को खत्म करने के लिए हमने एक कानून लाया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाए, जिससे कि दहेज से कोई प्रताड़ित हो रहा है उसको डील करने के लिए। अब वो बाद में ऐसा हथियार बन गया कि पति का दिमाग ठीक करने का हथियार बन गया। ये भी होता है, कई जगह सच में डाउरी हैरेसमेंट के केसेज होते हैं, मगर इतना थिन लाइन है इसके अंदर कि आपको ये ढूंढना और पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे हम लोग मीडिएशन करते हैं, अब मीडिएशन में हर तरह के मैटर्स आते हैं। मीडिएशन थोड़ा समझाइएगा। मीडिएशन में जैसे क्या होता है कि जब आप कोई लिटिगेशन लेके आते हैं, आम तौर पे जब भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो, तलाक के लिए जाएं, तो पहला काम कोर्ट ही करती है, मीडिएशन को भेज देती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। लेकिन ये हाई कोर्ट में भी होता है कि सुलह कर लें, बीच का रास्ता निकल जाए। क्या दोनों पक्ष क्या बात नहीं करने की वजह से खिलाफ है, या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपके मन में गांठ बन गई है और वो शायद गलतफहमी भी हो। कई बार ऐसा होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, नॉर्मली लोग ट्रांसफर पिटीशन फाइल करते हैं। ट्रांसफर पिटीशन क्या है कि जैसे पत्नी ने केस फाइल कर दिया आपके खिलाफ जौनपुर में, इस केस के हिसाब से हस्बैंड ने फाइल कर दिया बेंगलोर में। अब वो दोनों केस को पत्नी चाहती है कि ये जौनपुर में ट्रांसफर हो, क्योंकि मैं वहां पे रहती हूँ। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा। जब आप पहली बार टीपी आएगा तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे करके नोटिस करने के साथ ही इसको मीडिएशन में भेज देगी। अच्छा। और जब ये मीडिएशन में आता है तो ये कोई मीडिएटर अपॉइंट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस, कैसा केस का स्वभाव कैसा है। बहुत ही सेंसिटिव है तो फिर उस तरह से, या जूनियर मीडिएटर हो, सीनियर मीडिएटर हो, ये कोर्ट तय करता है। नहीं, ये संस्था तय कर लेती है। लेकिन मतलब केवल इतना है कि जो सक्षम लोग हैं, जिसका जितना अनुभव हो, जैसे हिंदुस्तान में तो हर आदमी मीडिएटर होता है। माँ बाप के झगड़े होते हैं, बच्चे सुलझा देते हैं, बच्चों के झगड़े बच्चे आपस में ठीक कर लेते हैं, लेकिन कई जगहों पे नहीं होता है। तो खैर एक ट्रेडिशन बन गया हमारे यहाँ, इसकी परंपरा भी रही है पहले भी, समझौते की, सुलहनामे की। तो आप जब बात करते हैं तो वहां पे पति पत्नी को बिठाना, उनको बात करना, कई बार ये फैक्टर काम करता है। हम लोग देखते हैं कि भाई झगड़ा हुआ क्यों। पति पत्नी तो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो अपने किसी न किसी जो बड़े के साथ, जिसके साथ वो रह रहे हैं। अब एक केस मैं आपको बताऊंगा, बड़े ही संपन्न परिवार, दोनों परिवारों के पास आप ये समझ लें कि हजार करोड़ की संपत्ति होगी। ठीक है। कोई होटल का मालिक है, कोई और भी इंडस्ट्री चला रहा है, मगर उनका झगड़ा हो गया। पत्नी को लगा कि ये मेरे साथ इसने मारपीट की है या मेरे साथ मिसबिहेव किया है, मुझे घर छोड़ देना चाहिए। वो घर छोड़ी, बच्चे को लेके वो निकल गई। पति उसके बाद ट्राई करता रहा, पत्नी ने फोन नंबर चेंज कर दिया, बात नहीं किया, FIR लिखा दिया। अब जब पहला मौका मिला पति पत्नी को बात करने का, उसी दिन पत्नी पति के साथ चली गई, पहले मौके में। क्योंकि उसको लग गया कि हाँ ठीक है, गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से आपस में, लेकिन वो बातचीत कौन कराए। मीडिएशन में कई बार हम लोग जब बिठाते हैं तो ये इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। कई बार आप नाराज होते हैं किसी बात से लेकर के, आप बहुत जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं, पति को लगता है इसने मेरे साथ फिर मिसबिहेव किया, मगर 4, 5, 6, 7 मुलाकात के बाद, 7 बार बैठने के बाद एक हो सकता है, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि पत्नी कहती है मैं रहना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। अब ये एक मीडिएशन का केस है, वो भी मैं नाम नहीं लूंगा। पति बीमार रहता है, वो विकलांग है, अब हो गया है। पत्नी पढ़ी लिखी है, समझदार है। पत्नी हर मीडिएशन में कहती है कि सर इनको कुछ हो जाएगा, मैं इनका ख्याल करना चाहती हूँ। अच्छा। उसने मुकदमा भी कर रखा है, झगड़ा भी चल रहा है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि हमारे पति को कुछ हो नहीं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो, और पति और बच्चे का भी ख्याल वो करना चाहती है। तो केवल एक तरफा अगर हम सोचें किसी भी मामले को लेके, वो ठीक नहीं है। कई बार भाई बलात्कार इस देश की सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कई बार झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। दोनों बातें। दहेज इस देश की सच्चाई है, मगर दहेज के मुकदमे झूठे दर्ज कराए जाते हैं 10 साल बाद, 12 साल बाद। अब आप बताइए मुझे एक केस बताइए जहां पति पत्नी में झगड़ा होता है, पत्नी ने केस फाइल किया, उसने दहेज का केस डालेगी, उसमें अननेचुरल सेक्स का केस डालेगी, ये पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये वकील साहब जो लोग हैं, उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि पहले जरा मीडिएशन करा दें, कुछ करते हैं। मगर सच बात तो ये है कि जब कोर्ट में मामला जाता है तो मीडिएशन को रेफर होता है। और कई बार जब आप बात करने लगते हो तो फैमिली में, जैसे आपका भाई है, कोई आके बोलेगा कि आप देखो ना, मैं पहले ही कह रहा था कि ठीक नहीं है, ऐसी निकलेगी है, देखो तुम्हारे साथ क्या किया इसने। वो सोशल प्रेशर आपको जो नजदीक होना चाहिए वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। जो एक 7 जन्मों का बंधन था, वो 7 जन्मों का बंधन कई बार 7 मिनटों में खत्म हो जाता है। और हमारे समाज में जस्टिस का भी कई जगह पे, जैसे ये जो केस है, ये तो क्लासिक केस है, इसमें जज ने भी बोला कि आप सुसाइड कर लो, जैसा कि उसने बोला, और उसका जो बयान है वो डाइंग डिक्लेरेशन के कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि ये बोलने के बाद उसने सुसाइड किया है। और डाइंग डिक्लेरेशन से क्या मामला बदल जाएगा? मतलब
कुछ बदल इसलिए जाता है कि जब आप मरने के पहले का जो बयान होता है ना, उसमें कोई खास सबूत की जरूरत नहीं होती। अच्छा, खास सबूत मतलब यही मेरा सवाल भी, इसको मैं फ्रेम कर दूं कि जो ये सुसाइड हो गया है इस मामले में, जिसके बाद एक तो है कि जो पब्लिक के बीच में सेंटिमेंट आ गया, वो तो एक अलग विषय है कि ट्रेंड्स चलने लगे और तमाम चीज़ें, लेकिन क्या इससे लीगली भी इस मामले में कुछ बदलाव हो जाएगा या कुछ चेंजेस आ देखिए, जाएंगे? उसने जो बोला है उसकी सत्यता पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। उसने जो बोला है सत्य बोला है, क्योंकि अच्छा। मरने की पहले की जो मनस्थिति होती है आदमी की, वो बड़ा सोच समझ के जो अपनी जीवन को खत्म करने जा रहा है। जैसे कि हम आम तौर पे आज से नहीं, हमारे एविडेंस एक्ट में भी है, इसको मृत्यु के पूर्व जो बयान दिया जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको, उसमें आप जब बैठते हो या जब आप बीमार हैं, मान लीजिए कि आप बिल्कुल डेथ बेड पे हो, आप किसी के प्रति आपके मन में कोई रंज दुख नहीं रहेगा। तो आप कोर्ट्स इसको इसी तरीके मानते हैं? उसी तरह से मानते हैं। उस बयान की सत्यता बहुत बढ़ जाती है, उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। इस बयान को मेरा ये मानना है कि डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में लेना चाहिए और ये लिया जाएगा, और इसके आधार पे जो भी उसने बयान दिया है उस पर कार्रवाई होगी। अब देखिए इसका आउटकम क्या है। इसके बाद हाई कोर्ट ने सारी पत्रावली मंगा ली, वो सारे मामले की सुनवाई करेंगे। जो लेडी जज ने जो बोला उसको, जैसा वो कहता है कि हमें बोला कि आप सुसाइड कर लो, लड़की बोलती है सुसाइड कर लो, तुम क्यों ये कर रहे हो, ये प्रोवोकेशन तो है और उसके अंदर उनको चार्ज किया जा सकता है। लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि आखिर ये होता क्यों है। अगर आप जज हो तो आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि ऐसे मैटर्स में आप कैसे हैंडल करें, किस तरह से हैंडल करें। अब मान लीजिए बच्चे के खर्चे पे 40,000 रुपया दे रहे हैं आप, पत्नी कहती है मैं 1.5 लाख रुपए दो, रहना आपको जौनपुर में है, एक्चुअली रहा आप दिल्ली में रही हो या जो भी है, आप अल्टीमेटली आप केवल जो विवाह होते हैं वो कोई, अब दहेज मैं दोनों तरह से मानता हूं। एक जब लड़का शादी करता है तो दहेज मांगता है, ये भी सही कुरीति है। लेकिन लड़की शादी करने के पहले क्या वो नहीं देखती कि लड़का कमाता कितना है, करता क्या है, क्या आप किसी से ऐसे कर सकते हो? तो दोनों साइड में आपका जो नेचुरल दिल के रिश्ते हैं वो तो रह नहीं जाते। ये जो केस है इसमें मेरा ये मानना है कि हर हाल में ये जो लड़का है, इसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जिसको कि मैं उस कैटेगरी में देखता हूँ, उसके आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। लेकिन ये भी क्या सच नहीं है कि उसमें बहुत से और लोग होंगे जो भड़काने में, उकसाने में, उनको इस तरह से कार्रवाई कराने में शामिल होंगे? क्या कोई इतने लोग हैं जो कि समझौते की बात करें, मीडिएशन की बात करें? मेरा ये मानना है कि हमारे जो वकील कम्युनिटी है, आपको बताऊं, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 250 मीडिएटर हैं जो कि हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई और उन सब लोगों को इम्पैनल कराया। वो जो 250 मीडिएटर हैं, सबकी कोशिश ये होती है कि झगड़े खत्म हो जाए और दिल से कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है जब वो दो परिवार मिलते हैं, एक मुकदमा खत्म होने का मतलब है कि कम से कम 15 मुकदमे खत्म होते हैं। वाइफ ने केस डाल रखा है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसने केस डाल रखा है डाउरी का, हस्बैंड ने केस डाल रखा है किसी और चीज़ की, वाइफ ने अननेचुरल सेक्स का केस डाल रखा है, पेरेंट्स के खिलाफ कर रखा है, उनकी जो ननद है उनके खिलाफ कर रखा है, कुछ रिलेटिव्स के खिलाफ कर रखा है। तो सारे जो लिटिगेशन है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, नीचे की मीडिएशन की तरफ से घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट तक आया है, ये सारे केसेस खत्म होते हैं। हम लोगों को बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा, मानवीय रिश्तों से इन मामलों को देखना पड़ेगा। विवाह के मामलों को एक आम अपराधी के तौर पे देखना ये ठीक नहीं है। जो डाउरी के केसेज हैं, मेरा ये मानना है बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए। अब जैसे इस लड़के के परिवार को, मान लीजिए मेरे पास आ गया होता लड़का कहीं से, या मेरे से मिल गया होता, तो उसको ये नौबत नहीं आती। कैसे बचाते हैं आप? नहीं, उसका मीडिएशन का भी रास्ता था। मीडिएशन के अलावा ये जो बाकी सारी चीजें थी, जो प्रोसीडिंग थी, अब आमतौर पे लड़का आईटी का था। आज ही मैं सुबह बात कर रहा था किसी से कि कई बार जो आईटी के लोग होते हैं ना, कई बार बहुत ही अच्छे अच्छे समझदार लोग भी हैं, मगर वो कंट्रोल अल्ट डिलीट उसमें ज़्यादा भरोसा करते। ठीक है, ये हो रहा है, ओके मैं डिलीट कर देता हूँ अपने को। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कंप्यूटर है ना, वो आपकी बॉडी नहीं है, आपके रिश्ते कंप्यूटर नहीं है, आपकी मेमोरी नहीं है वो। आप जब कोई चीज़ डिलीट करते हो, मगर उसकी जो मैं सुन रहा था आपके आने से पहले, पूरा वीडियो में देख रहा था, बहुत ही उसने शालीनता के साथ, बड़े समझदारी के साथ, आपको कभी लगेगा नहीं सुनने के बाद कि आदमी सुसाइड करने जा रहा है। मैं तो यही चौंक गया देख करके कि जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसमें इमोशनल बैलेंस नजर आ रहा था पूरी भाषा में, बातचीत में। बिल्कुल। और ये लग रहा था कि ये अभी थोड़ी देर बाद कैसे मरने, मतलब कैसे खुद को मार सकता है ये जो वीडियो। उसने ये भी कहा अंत में कि अब मैं परिवार वालों से बात करूंगा, मैं कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं, जहाँ बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, नॉमिनीज करने होंगे, वो सारा इतना प्लान करके कर रहा है। तो आदमी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल इस बात से दुखी है कि अब मैं इस सिस्टम से लड़के हार गया हूँ, क्योंकि परिवार हरस होता है,
और मैं आपको बताऊं, ये सच में इतनी बड़ी मुसीबत है। अभी एक केस है जिसमें कि पेरेंट्स के ऊपर भी केस था, तो पेरेंट्स के केस में तो चलो बेल हो गई। लड़की जो है सब इंस्पेक्टर पुलिस की काम करती है, पुलिस डिपार्टमेंट में, नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी इतना ही सारे में बता रहा हूँ आपको। और जो लड़का है वो बैंक में काम करता है। लड़की ने चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते उसे मालूम भी है, तो उसको कहीं लड़की को उसने देख लिया आपत्तिजनक स्थिति में, उसके फोन से उसने फोटो देख लिया, सब कन्वर्सेशन उसको मिल गई, तो उसने वाइफ से पूछा कि ये क्या रिश्ता है, क्या चल रहा है ये। वाइफ ने माफी मांगा, अपनी गलती मानी, उसने कहा नहीं मैं अब तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा ये सारा वीडियो आ गया, तुमने इतने सारे अपने फोटोग्राफ भेजे उसको, इस तरह की तुम्हारी कम्युनिकेशन है, झगड़ा हो गया। वाइफ ने अगले दिन जाके लखनऊ में FIR लिखा दिया। किस चीज़ की? डाउरी, अननेचुरल सेक्स। अब आप सोचो कि झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुंचा। फिर एक लेवल पे आके लड़के को लगा कि बिना बात के पूरी फैमिली परेशान हो जाएगी, तो हम लोग सुलह कर लेते हैं। वाइफ ने कहा कि नहीं सुलह करें, पता नहीं है माने कि नहीं माने, पर उसने भी ट्राई किया, बाद में करते करते वो दूरी बढ़ गई। अब वो केस घूमते फिरते सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार मीडिएशन में रेफर किया कि आप मीडिएशन में जाइए, आप इसको रास्ता निकाल लीजिए। वाइफ कहती है हम नहीं निकालेंगे, उनको धमकाती है आपको हम अरेस्ट करा लेंगे। फाइनली हम लोगों ने बेल ले लिया, पहले फादर को बेल मिला, अब लड़के को अरेस्ट पे स्टे मिला। लेकिन बात ये नहीं है कि अरेस्ट पे स्टे मिला, आप यहाँ पकड़े गए, तो बजाय इसके कि हम थोड़ा रिमोर्सफुल हों, थोड़ी अपोलोजेटिक हों, थोड़ी सी हम रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें, ईगो लेकर के, लेकिन आप इस बात को इस लेवल पे लेके कि आपने डाउरी और नेचुरल सेक्स कहीं और लेके चले गए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये बता रहे हैं कि फ़ोन चेक किया, तो क्या हस्बैंड वाइफ मतलब ये एक दूसरे पे शक कर सकते हैं या नज़र रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, मतलब ये लीगल है? देखिए मेरा ये मानना है कि किसी को भी नज़र रखना, आप न भी रखो तो आपसे बात करके लग जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। अगर आपका इतना प्यारा रिश्ता है, आपके घर में शादी हो और मैं आपका इतना करीबी दोस्त हूँ, आपने मुझे बताया ही नहीं, बुलाया ही नहीं, तो आपसे नाराजगी तो मेरी हो ही जाएगी ना। नहीं, लेकिन कानून इसको कैसे देखता है? कानून के लिहाज से देखिए, आप प्राइवेसी के राइट्स तो हैं उनके भी, लेकिन राइट टू प्राइवेसी, लेकिन जो एक लॉयल्टी है, लॉयल्टी फैक्टर है विवाह के अंदर, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भरोसे पे चल रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है रिश्ता। अगर आपको अपने जीवन साथी के ऊपर भरोसा नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो, तो आपका जीवन आपका साथ साथ नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो लंबा नहीं चलेगा। खींच तान के जो चलना होता है, ये कोई कन्वीनियंस है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इज समथिंग डिफरेंट एंड मैरिज ऑफ 2 सोल्स इज समथिंग डिफरेंट। उस वीडियो में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि उसने बोला कि मेरे से भत्ता जो मांगा जा रहा, जो मेंटेनेंस था, वो 80,000 डिमांड की जा रही थी, 40,000 तय हुआ। तो एक तो सवाल ये कि कैसे ये तय होता है कि कितना पैसा दिया जाए, और दूसरा मेंटेनेंस की क्या लिमिट हो सकती है? कोई लिमिट ऐसी डिसाइड की है कोर्ट ने या लॉज में है ऐसा? देखिए अगर पत्नी कामकाज नहीं करती है या पत्नी करती है, छोटा मोटा काम करती है, तो 3-4 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। पहला ये कि पत्नी जिस लाइफ स्टाइल में रहती थी, क्या हम उसको वही लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, वो भी एक बड़ा कंसिडरेशन है। मतलब जब शादी में थी तब की, शादी के अंदर जब रह रही थी तो उसको 4 बेडरूम का मान लीजिए घर था, उसको गाड़ी थी, ड्राइवर था, उसके पास छुट्टी जाने के लिए जाती थी आती थी कहीं पे, तो वो एक जो खर्चा आता था आमतौर पे, उस खर्चे के हिसाब से क्या बजट आना चाहिए वैसा मिलता है। अब मान लीजिए हस्बैंड ये बोले कि हमारे पास तो कोई कमाई है नहीं, हमारी सारी की सारी कमाई हमारे पिता की कमाई है और वो हमें देते हैं, उस पर तो कोई क्लेम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। कैसे क्लेम करोगे? पिता की कमाई पे कैसे क्लेम करोगे? अगर है नहीं तो आप छुट्टियां करना अलग बात है। कई लोग तो डिस्पोज ही कर देते हैं प्रॉपर्टीज अपनी, कि चलो जान छूट गई ना, मेरे पास है ना, मैं दूंगा। मतलब डिस्पोज कर देते हैं, बेच दिया प्रॉपर्टी को। अगर है तो अभी झगड़ा शुरू हुआ उसके पहले ही बेच लेते हैं कि FIR होगी, कोर्ट तो में जाएगा, तरीके का कोई... अब बेच ही दिया तो ठीक है, अब मिलेंगे ही नहीं, आप घूमते रहो, नहीं अपनी जिंदगी वो भी खराब कर रहे हैं, अपनी जिंदगी वो भी खराब कर रही है, ये भी होता है। लेकिन ये सब मुद्दों को बड़ा सेंसिटिविटी के साथ डील करना चाहिए। बच्चों की कस्टडी है, जैसे अब जैसे मान लीजिए कि ये कह रही है हमारे बच्चे से मैं मिलने नहीं दिया। आम तौर पे हर दिन एक केस आता है कि जैसे फादर आया हुआ है, वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हुए हैं, हस्बैंड कहता है कि बच्चे को लेके नहीं आई, बच्चे से मुझे नहीं मिलाया, सर बोलिए बच्चे को तो लेके आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं मगर वो बच्चे से झगड़ा नहीं है उसका। सही बात है, बच्चे से तो मिलना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि बच्चे से मिलने के बाद शायद दोनों तय कर लें कि हो जाए। कोर्ट में हुआ ऐसा कई बार कि बच्चा आया कोर्ट के अंदर और दोनों का हाथ पकड़ के बोलता है आप दोनों को साथ रखना है हमें, और साथ हो गए। अच्छा। ऐसा कितनी बार हुआ है। छोटे बच्चे जो कि 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ही कहता है कि मुझे पापा से बात नहीं करनी। ये भी होता है। दोनों क्या है कस्टडी का मतलब, कानून क्या कहता है कस्टडी? अब कानून ये है कि जब तक बच्चा बालिग नहीं हो,
तब तक आम तौर पे ये माना जाता है कि माँ के साथ बच्चा रहे तो उसको जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, इसलिए कानून का जो बैलेंस है वो माँ की तरफ जाता है। मगर मान लीजिए माँ परवरिश दे नहीं सकती, फादर बेटर परवरिश दे सकता है, तो बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा कोर्ट को ये कंसिडर करना होगा, फिर कोर्ट उस हिसाब से मतलब इसमें सब्जेक्टिव जज के ऊपर डिपेंड करता सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी 99.99% बच्चा माँ के पास रहेगा। बहुत छोटा है फिर तो माँ के पास ही रहेगा। अब स्कूल में जाने लगा, हॉस्टल में रहता है, कहीं और है, खर्चे पेरेंट्स फादर दे रहा है, या फादर के पास उसका डेवलपमेंट के चांसेस बेटर हैं तो फादर के पास जाएगा। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट सुप्रीम है हस्बैंड वाइफ के इंटरेस्ट के अलावा। लेकिन फिर भी 99.99% केसेज में बच्चा माँ के पास रहता है। कौन लफड़े में पड़े, कौन ऐसा फैसला दे जो कि अलग हो। आप देखिए ना, बेल तो मिलती नहीं। आप निर्दोष भी हो, आप जाओ बेल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कहता है हम क्यों बेल दें आपको, हम बेल दे के फंसेंगे, बेल देंगे पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे, आप जाओ हाई कोर्ट से ले लो। बहुत से केसेज में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जो जुरिस्डिक्शन है, जो उनके अधिकार है, उसका इस्तेमाल नहीं करते। और हर जज को अपनी आंखों से दिख रहा होता है कि इस लड़के के साथ जाती हो रही है, लड़की के साथ जाती हो रही है, देख के समझ में आता है। हम लोग किसी से आप मिलने जाते हैं, आप देख के समझ जाते हैं आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है कि डाइवर्ट कर रहा है सब्जेक्ट को। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको बात करनी चाहिए। आप एक बार भी बैठ के बात करोगे, एक बार भी आप मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा शादी विवाह के रिश्ते में तो जज चाहे तो खुद भी बुला सकता है, बुला के बात कर सकता है हस्बैंड वाइफ को कि ठीक है चैम्बर में आइए आप दोनों। कर मतलब सकता है, वहां पर मीडिएटर का काम भी कर सकता है, करते ही है। बच्चे को बुला लेते हैं, बेटा इधर आओ, कस्टडी का केस चल रहा है, किसके साथ रहोगे तुम, किसके साथ रहना है। बच्चा बोलता है दोनों के साथ रहना है, या बच्चा बोलता है माँ के साथ रहना है। वो ऐसे तय हो जाता है उसी टाइम पे। फिर विजिटेशन राइट भी ऐसे ही है। अब मान लीजिए आप कहते हो कि हफ्ते में 2 दिन पति मिलेगा कन्वीनियंस पे, पत्नी कहती है बच्चे के ट्यूशन है उसी टाइम पे, जब आपको मिलने आना है उसको ट्यूशन जाना है, अगर उसको नहीं मिलवाना है आपको तंग कर सकती है। सही बात है। फिर आप बोलो कि हम ट्यूशन में जाके मिल लेंगे, लेने के टाइम में नहीं, हम वहाँ पे अब मैसेज जाएगा कि पेरेंट्स साथ नहीं रहते, हम नहीं मिलने देंगे आपको। तो 100 बहाने हैं, 100 झगड़े हैं। अच्छा, जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, मतलब कि ये एक जो सिस्टमैटिक एक प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो कि इतने लंबे केसेस खिंच रहे हैं, मतलब लगातार वो बढ़ता जाता है। वो उसने भी अपने वीडियो में बोला है, अतुल सुभाष ने, कि कैसे उसको बेंगलोर से आना पड़ता था, फिर जौनपुर आना, ये सब चीज़ें, इसमें मेरा पैसा खर्चा होता था। इस पूरी प्रोसेस में क्या सब लोग मतलब ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना लंबा खींचे, बिकॉज कहीं ना कहीं जितनी बार पेशी होगी उतनी बार वकील को पैसा मिल रहा है। जैसा कि उसमें एक बड़े सवाल जिन पे हम आगे बात भी करेंगे कि जैसे पेशकार को पैसा मिल रहा है, जैसा कि आरोप लगाया, तो क्या इसको सब लोग खींचने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं? और कितना टाइम मतलब लगता है एक डिवोर्स केस आता है तो जनरली कैसा? देखिए, लगना नहीं चाहिए। सच बात तो यह है कि 1 से 1.5 साल में डिवोर्स हो जाना चाहिए। लेकिन मैं बहुत से केसेस को जानता हूँ कि डिवोर्स होने के बाद, डिवोर्स हो गया, अब हस्बैंड नहीं आया, मान लीजिए एक केस आपको हस्बैंड का बताता हूँ, ये तो वाइफ वाली साइड है, ठीक है। डिवोर्स हो गया, हस्बैंड ने कोऑपरेट नहीं किया, आया नहीं कोर्ट में, तो डिवोर्स हो गया फाइनली। अब साथ नहीं रहना, ये बात तो पक्की है। अब 1 साल 1.5 साल के बाद हस्बैंड को लगता है कि शादी कहीं एक और कर लेगी तो खुश हो जाएगी है, तो वो हाई कोर्ट में केस डालता है कि जो एनरोलमेंट है मैरिज की वो स्टे हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें सुना नहीं किया, एक तरफा फैसला कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने डिवोर्स कर दिया, तो ट्रायल कोर्ट दोबारा कंसीडर करने के लिए बोला जाए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप शादी कर नहीं सकते। एक केस में शादी हो गई, तलाक हुआ, तलाक के 2 साल के बाद शादी हो गई हस्बैंड की, शादी होने के बाद साथ साथ रह रहे हैं। अब जो वाइफ है उसने केस डाला कि नहीं मेरे साथ जाती हुई है, मुझे सुना नहीं गया ठीक से, वो केस चल रहा है। ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी कोई चैन हो, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट्स को एक साफ साफ तौर पे एक गाइडलाइन करना चाहिए कि बिल्कुल मैथमेटिकल की ABCD, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे मामले खिंचते रहें। बताइए, लिटिगेशन के लिए इतने तरह के विवाद हैं। आप शादी ब्याह के झगड़े में, पारिवारिक रिश्तों में, पूरी फैमिली की सफरिंग, क्योंकि एक डाउरी केस कम से कम 25 लोगों को अफेक्ट करता है। सही बात, कम से कम, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर्स, उनके रिलेटिव्स, इधर की साइड के भी उतने ही, और जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग आएंगे आपसे मिलने उतने लोग उतने तरह की बातें बताएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको भी नहीं मालूम है आपके बारे में, और वो सुनते रहिए आप। वकीलों का जरूर चाहे तो जल्दी कर सकते हैं, मगर फिर भी अंत क्या, अंत में तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर लड़की कहती है, या तो आप सबूत दो कि लड़की काम कर रही है, उसके पास पैसे के सोर्स हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन उसके तरीके ये हैं कि हम काम करेंगे मगर सैलरी नहीं लेंगे। तो जैसे ये चीज़ें जब पता, मतलब ये तो ऑब्वियसली जब कोर्ट के सामने आता होगा तो ये पता चल जाता होगा, मतलब कोर्ट अगर चाहे, वकील जब पेश करते होंगे कि भाई ऐसा दिखाया जा रहा है लेकिन सच्चाई कुछ और है, तो नहीं, जब आप बता देंगे फिर तो हो जाएगी बात। फिर जैसे मान लीजिए अगर कोई चालाकी कर रहा है, लेट्स से कि महिला कमा रही है,
अच्छी अर्निंग है, लेकिन जैसा आपने बताया कि मान लो कैश से ले रहे हैं या कुछ अलग रिसोर्स बता दिया कि ये मेरा सोर्स है, पता कैसे चलेगा? अब ये तो लड़की ने अपने वकील को तो बताया नहीं। हाँ, पेरेंट्स जानते हैं, लड़की जानती है, बाहर कहीं काम कर रही है, केस जौनपुर में चल रहा है, कहाँ पता लगेगा आपको? कैसे जानोगे आप? ये तो जब इतना सब कुछ हो गया तो पूरी मीडिया पीछे लग गई, खोजबीन शुरू हो गई, तब पता लगा कि हाँ ये तो दिल्ली में जॉब कर रही थी। पता ही नहीं चल पाता। कैसे पता चलेगा? लड़का बेंगलोर में है, लड़की दिल्ली में जॉब कर रही है, केस जौनपुर में चल रहा है, इतना टाइम किसके पास है? ये तो आप जैसे खोजी लोग हों, पत्रकार लोग हों, मीडिया के लोग हों तो खोज सकते हैं, पता कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे उसके ऊपर, उसकी लोकेशन चेक करेंगे, कॉल डिटेल चेक करेंगे। लेकिन लॉयर्स वर्स इन सब में नहीं जाते इन्वेस्टिगेशन में कि अंदर से पता करवाएं। कोई नहीं करेगा, कौन करेगा? लेकिन अगर पर्सनल मैटर हो तो करे भी कोई। आप कोई कानून अपने हाथ में तो नहीं लोगे ना किसी क्लाइंट के लिए। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये सच्चाई है, और ऐसी जातियाँ हो रही हैं समाज में। हम लोग को देख के तकलीफ भी होती है। और मीडिएशन के अंदर इतना ही छोड़िए, कंपनियों के केसेज आते हैं, उनमें भी झगड़े ऐसे ही हैं। उस झगड़े को खींच के 4-5 क्रिमिनल केस डाल देते हैं साइड में। झगड़ा तो कुल ये था कि कंपनी का चेयरमैन कौन बने, शेयर होल्डिंग किसके पास जाए, लेकिन खींच के आपने क्रिमिनल केस 4 डाल दिए प्रेशर डालने के लिए। ये भी होता है। तो आप इन झगड़ों को कैसे निपटेंगे? तो जब जनरली जैसे डाइवोर्स का कोई केस आता है तो क्या कुछ एक पैटर्न आपको मतलब देखने को मिलता है क्या कि यार देखो ये केस आया है, इसमें ये चीजें देखो कॉमन है, ये चीजें सब कुछ कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। डाइवोर्स के केस में रेयरली इक्का दुक्का केस है। एक केस मैं बताऊंगा आपको, जो कि लड़की बहुत दुखी होकर उसने वो केस डाला था। करीब 20-22 साल की मैरिज उनकी टूटी। लड़की भी प्रोफेशनल थी, लड़का भी ठीक काम कर रहा था। लड़का क्या बोलेंगे, दोनों मैच्योर थे, उनके बच्चे बड़े थे। जब वाइफ ने तय किया तो वकीलों ने उनको सजेस्ट किया, मेरे पास मिलने आई थी, मुझे उसने कहा कि मुझे एक पैसे नहीं चाहिए हस्बैंड से, और मुझे उनसे जो शिकायत थी भी वो नहीं है, मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है मेरे साथ। उन्होंने ये किया, मगर मुझे कहीं बोलना भी नहीं है, मुझे उनकी बेइज्जती भी नहीं करानी है। और हस्बैंड उसके बाद लगा रहा कि हमारे रिश्ते ठीक हो जाएं, बात हो। उसने कहा कि नहीं, हम 5-6 बार पहले हो चुका, अब नहीं करना है, और अलग हो गए। वाइफ को कुछ नहीं चाहिए था। जज भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसने एक पैसे नहीं मांगे, रोजगार भी नहीं कर रही है, नौकरी भी नहीं कर रही है। नौकरी करती थी शादी के पहले, सीनियर पोजीशन पे थी, शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया, और अब वो कहती है मुझे एक पैसे नहीं चाहिए। तो ऐसे रिश्ते भी हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं, मगर ऐसे भी साथ में आते हैं। मीडिएशन को भेजा कोर्ट ने, हस्बैंड आया, बोलता रहा, उसने कहा नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे ये प्रॉब्लम है, अलग हो गए। लेकिन उसने फंसाया नहीं। कई वकीलों ने कहा कि आप ये केस डाल दो, वो केस डाल दो, उसने कहा नहीं मैं झूठा केस नहीं डालूंगी। उन्होंने इतना ही किया है, मैं इतना ही बोलूंगी, और वो भी मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ गलत हो। आखिर वो मेरे बच्चों के बाप भी तो हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो जो फॉल्स केसेस जैसे आ रहे हैं, इतने सारे मामले लगातार आ रहे हैं, तो इसके बीच में जो जेन्युइन केसेस हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं, मान लीजिए किसी कोर्ट में कई बार इस तरीके के मामले आ रहे हैं, उसमें एक मामला जेन्युइन भी आ गया, तो शायद उस वक्त भी जजमेंट सुनाते वक्त कहीं ना कहीं एक बायस आ जाता होगा जज के बीच में। बायस आए नहीं आए, लेकिन फैसले का इसलिए ट्रेंड एक ही जैसा है। अब आजकल की जो तारीख है ना, आज के ज़माने में सही और गलत में 20 और 80% का फर्क रह गया है। 20% सही केसेज हैं, 80% केसेज गलत हैं। 80% फॉल्स केसेज हैं। यस, 80% केसेज गलत हैं, 20% सही हैं। मगर अब उन 80% की वजह से इन 20% को भी कई बार दिक्कत हो जाती है, या इन 20% को न्याय मिले, कानून की जो मंशा है, इसके लिए 80% के साथ जाती हो रही होती है। दोनों बातें। मैं जितने भी केसेस देखता हूं, जब आप जैसे ही उस पर डील करना शुरू करते हो, आप आते हो ये क्यों लिखा है आपने, ये क्यों लिखा, और तो सर और क्या करते, ये तो वकीलों ने, ये तो फॉर्मेट ही है कि आपको ये लिखाना है, ये लिखाना है, ये लिखाना है, फिर ये प्रोसीडिंग करनी है, डोमेस्टिक वायलेंस करना है, डाउरी का केस करना है, सिस्टर इन लॉ को एक्यूज बनाना है, फादर इन लॉ को बनाना है, मदर इन लॉ को बनाना है, मतलब पूरे खानदान को लपेटना है। ये चलता ही है। ये एक तयशुदा एक तरीका हो गया। जैसे हम लोग एनकाउंटर्स में सुनते हैं कि हाँ भाई जा रहे थे, गाड़ी पलट गई, उसने बंदूक चलाई, हमने चला दिया, वैसी एक स्क्रिप्ट हो गई। यस, स्क्रिप्टेड है। और तो इसका कोई मतलब कोर्ट्स, न्यायालय, वकील, प्रशासन, ये किस लिए है, मतलब इसका कोई रास्ता नहीं है? वो जो पट्टी आंखों पे बधी हुई है, वो इसलिए बधी हुई है कि न्याय को हम देखें कि सबके लिए बराबर है। इसलिए नहीं बधी हुई है कि आप अंधे हो। सबको बराबरी के साथ देखने के लिए बधी हुई है कि सभी बराबर हैं। आप ये नहीं देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन इन्फ्लुएंशियल है और किसके रसूखदार कम है, कोई वो नहीं देखना है आपको। लेकिन ये सच्चाई है कि इसमें कई बार जाति हो रही है, जाति होती रहेगी। अभी मैं ये नहीं कहता कि इस कहानी के बाद ये कहानी खत्म हो गई, एक रेल एक्सीडेंट हो गया,
10 दिन खबरें आती हैं, फिर दोबारा एक्सीडेंट होता है, फिर खबरें आती हैं। मतलब अतुल सुभाष एकलौता और आखिरी मामला नहीं आखिरी है। मामला नहीं है, पीछे भी बहुत हो चुके, आगे भी बहुत होंगे, और जब ये होते रहेंगे तब भी आपको मैं बताऊं कि जो सच में जिनके साथ जाती हो रही है वो तो बेचारे उफ भी नहीं करते, वो तो बोलते ही नहीं। जब अभी हम ये बात कर रहे हैं तो एक मुझे मतलब मेरे परिवार में ही एक मामला है जिसमें कि एक महिला है जिनके साथ, जो मैं जानता हूँ पर्सनली कि हाँ उनके साथ गलत हुई चीज़ें, उनके इन लॉस से प्रॉब्लम हुई, ये हुआ। बट यहाँ जो हमें समझ में आ रहा है, जो लगातार मैं डिबेट्स भी देख रहा हूँ, जो बातें भी हो रही हैं कि मेंटेनेंस एलिमनी, ये बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत महिलाओं के पक्ष में है ये सब। लेकिन जब मैं उनका केस देखता हूँ, उत्तर प्रदेश का है, लोअर कोर्ट का ही मामला है, तो वहाँ पर उनको वो मेंटेनेंस पाने के लिए मैं सालों से सुन रहा हूँ कि वो हीयरिंग्स में जाती हैं, बहुत ही कम भत्ता मिल रहा है, बल्कि उनके जो हस्बैंड हैं वो सरकारी नौकरी में हैं और कई बार तारीख नहीं पड़ रही है। मतलब उनके लिए मैंने देखा है कि वो रास्ता बहुत डिफिकल्ट रहा है, मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं तो लग रहा है कि ये तो एक तरीके का स्कैम चल रहा है कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही ये बोल दो रहे हैं। गैप्स कैसे हैं, मतलब ये डिस्पैरिटी कैसे है? इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, कानून के समक्ष समानता। मैं हमेशा कहता हूं कि ये समानता नहीं है। और कानून के समक्ष समानता क्यों नहीं है? एक आदमी ने बहुत बड़ा वकील को हायर किया, एक ने कोई छोटा वकील हायर किया, एक आदमी ने जुगाड़ भी लगाया, दूसरे ने कोई जुगाड़ नहीं लगाया। अब ये तो सच्चाई है ना, हिंदुस्तान है, जुगाड़ तो चलता है। पासपोर्ट आपको बनाना है, डीएल बनाना है, आपको कहीं कोई भी बाहर जाना है, या आपको कोई कंफर्ट चाहिए, हर जगह तो जुगाड़ चल रहा है आजकल। पैरेलल और व्यवस्था है। पैरेलल एक व्यवस्था है। और सच बात तो ये है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आपको अपना इलाज कराना है, बिना जुगाड़ के ये भी नहीं होगा। तो हर जगह कई बार जो आदमी बड़े सिंपल होते हैं, रसूखदार नहीं होते, या जिनको वो तरीका नहीं मालूम होता है, वो बेचारे फंस जाते हैं। और ये भी सही है कि किसकी रिसोर्सेज कितने हैं, किसको कौन सही आदमी मिला, वो भी मैटर करता है। और जब तक मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप देश को एजुकेट नहीं करोगे, उनको प्रॉपरली आप कानून के समक्ष समानता नहीं लाओगे, तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। साथ साथ ये भी है कि सेंसिटिविटी होनी चाहिए। आप किसी के साथ रह रहे हो, हम और आप दोस्त हैं, हमारा आपका झगड़ा हो गया और हमने आपका मर्डर कर दिया। अरे दोस्त थे कल तक यार, हम 20 साल साथ में थे, हमारी आपकी नहीं बन रही है, ठीक है नहीं बन रही है तो हम बात बंद करेंगे आपसे हम बात करते रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे। ऐसा भी होता है। मैं कितने ऐसे लोगों को गांव में जानता था कि जमीनों का झगड़ा चल रहा है, एक ही साथ एक ही गाड़ी में बैठ के जाते थे कचहरी, वहां मुकदमा लड़े और वापस एक ही साथ खाना खाए और वापस गांव में आ गए। कितने ऐसे केसेस जानता हूं मैं। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब समाज में उसकी दूरी बन रही है। डाउरी का केस हो या कोई भी और मामला हो, SC ST का भी ले लें आप, ऐसे ही है। उसमें भी बहुत सारे, कई बार जाति हो जाती है, कई बार सही है, कई बार गलत। तो कानूनों को कई बार, मेरा ये मानना है कि हम सभी पढ़े लिखे लोगों को, जो समझदार हैं, जो समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो इस कानून की मंशा को समझते हुए जरूर इस बात का ध्यान रखें कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करें कि जिसके लिए कानून बना है, जिसके साथ ही जाति हो रही है, उसके साथ ही जाति हो जाए। मतलब आप तो डेली ऐसे केसेस से डील करते हैं, तो आपको अभी के टाइम पे क्या समझ में आ रहा है कि कानून का मिसयूज हो रहा है? हाँ, 100% हो रहा है, 100% हो रहा है। आप बताइए कौन से सेक्शन का नहीं हो रहा है, किस कानून का नहीं हो रहा है? टाडा जैसे कानून जो आतंकवादियों के लिए बने थे, वो विड्रॉ करने पड़े, गवर्नमेंट को रिपील करना पड़ा क्योंकि मिसयूज हो रहा था इसका। मकोका जैसे कानून जुआ खेलने वालों पे लगा दिया। अरे भाई, जिस चीज का ककड़ी किसी ने चुराई है, उसको कान ओढ़ा जाएगा ना, उसका कनेठी मिलेगी, उसको गोली थोड़ी मार देंगे। आपने कोई एक रोटी चुरा ली, उसको आप उसके में, और एक आदमी ने 1000 करोड़ का बैंक का लूट लिया, उसके में आप बराबरी का रिश्ता, तो एक्शन एक है, इंटेंट भी एक है चोरी करने का, और आपके हिसाब से वो क्रिमिनल इंटेंट ही है, मेंसरिया है कि हमें रोटी चुरानी है। एक्टर्स भी, एक्शन भी किया, उसने रोटी चुरा भी ली। लेकिन एक आदमी ने 1000 करोड़ चुराया, 1000 करोड़ उठा के लेके भागा, एक रोटी लेके भागा, बराबर रखोगे उसको? कहीं तो आपको थोड़ी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो कानून लिखने से बराबर रखता है? बिल्कुल, चोरी का सेक्शन तो वही लगेगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत जगह आप जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, हमारे जो आपके कई बुद्धिजीवी दर्शक होंगे उनकी, कई बार बाकी समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी, इन सबकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए आप कि जैसे जब हम लोग इतनी स्पष्ट तरीके से समझ रहे हैं कि हाँ कहाँ फ्लॉ है, जजेस जब बैठ के सुनते होंगे इस पूरी उसको, और उनको भी किसी मोमेंट पे तो समझ आ जाता होगा ना कि हाँ ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पर फॉल्स बोला जा रहा है, ये क्लियर है कि यहाँ पर गलत डिमांड की जा रही है, तो वैसे में वो जजमेंट फिर कैसे दे पाते हैं? अभी तो पार्लियामेंट का काम है ना, कानून आप बनाते हो, कानून जो बना के हमें दोगे हम तो उसी पे चलेंगे।
तो कभी ऐसा कोई इंस्टेंस आया, सॉरी, कि जज ने कोई निर्णय सुनाया लेकिन उनको पता है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, हम सबको पता होता है। एक बार एक जज ने बोला, जो कि बहुत सही बात है, कि जब कोर्ट के सामने दो पार्टियां आती हैं तो दोनों साइड को मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है ट्रायल के टाइम पे। लेकिन जो ट्रायल पे ना वो जज ही होता है। इट्स नॉट द ट्रायल बिटवीन द पार्टी, इट इज द जज हु इज ऑन ट्रायल। उसको वो ट्रायल पे है, उसको जानता है, उस दोनों पार्टियों को मालूम है यार सच क्या है, लेकिन वो जज बेचारा वो दोनों पार्टियों के बीच में घूमता रहता है। मैं जजेज के ऊपर मैं आपको बताऊं कि हमारे जो जजेज बहुत ही कॉम्पिटेंट जजेज भी हैं, बहुत से अच्छे अच्छे जजेज हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कोशिश करके करते हैं। मगर कई बार आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो, उसके लिए भी आपके खिलाफ कुछ बातें जा सकती हैं। आप बहुत पॉपुलर हो रहे हो, बहुत आप अखबारों में नाम छप रहा है आपका, तो कोई हाई कोर्ट का जो कोई जज होगा वो आकर के आपको ट्रांसफर ही करा देगा, वहाँ से आपके ऐसी जगह भेजेगा जहाँ से छपना तो भूल ही जाओगे आप। ये सब होता है, ये सब होता है और हर जगह होता है। आप पब्लिसिटी किसी मंत्री की बहुत होने लगे, डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा उसका तुरंत। तो मंत्री भी सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। टिकट कट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मेरा ये कहना है कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम सबको कम से कम इन सामाजिक कुरीतियों के मुद्दे पे, इन सामाजिक कानूनों को लेकर के, जो कि इस देश को बेहतर बनाने के लिए, कुरीतियों को खत्म करने के लिए बनाया गया है, उनको हम कुरीति में न बदल दें। अब ये कानूनी कुरीति बन गया है। अरे डाउरी का केस है, फंसा दो इसको। अब कानून जो कि कुरीति को खत्म करने के लिए लाया गया है, उसको ही आप कुरीति में बदल दो, ये कहाँ तक सही है? आपका तो ये पेशा है कि आपके पास कोई आएगा तो आपको उसको बचाना है। आपके पास ऐसे कभी कोई केस आया है जो आपको पता है कि हाँ ये फॉल्स है या झूठ बोल रहा है, और आपका तब क्या कोई वैल्यू सिस्टम काम करता है, या आप एज अ लॉयर अपने प्रोफेशन को उस वक्त ध्यान नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक मर्डर का केस था, या बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हमारे ऑफिस वाले भी जानते हैं, मैं ऐसे मामले में हाथ नहीं डालता, नहीं लेते, और मैं समझाता हूं उनको। मैं कहता हूं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप बात करो, आप बात करके रास्ता समझाना तो एक अलग पार्ट हो मैं केस नहीं करता, नहीं करते। अगर मुझे 100% मालूम है कि गलत है। देखिए क्या है, मैं खुद एक फाइटर रहा हूं और आज भी हूं। मेरे साथ कोई गलत करेगा मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन जिस दिन वो माफी मांगेगा मेरे से, मेरा झगड़ा खत्म। मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करता। तो मेरे जीवन में जो 3-4 मौके आए झगड़े के, जहां पर लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, माफी मांगने वाले दिन, चाहे मैं कितनी बड़ी एडवांटेज पे था, मैंने वो फिर केस नहीं बढ़ाया, उसी दिन खत्म। आपको बताऊं, मीडिएशन में कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार एक झगड़ा शुरू होता है, लड़की और लड़के में नहीं बन रही है, लड़की वाले ने 15 FIR लिखा दी लड़के वालों के ऊपर, वो केस चलने लगा। एक दिन कहीं पे बहू मिल गई उसके फादर इन लॉ को, तो उसके अंदर शर्म बची हो, उसने नमस्ते कर लिया, उन्होंने सर पे हाथ रख दिया और पूछा कि बेटा एक बात बताओ, क्या मैं सच में इतना बुरा आदमी हूं जितना तुमने लिखा है मेरे लिए? बहू रोने लगी, वो हाथ पकड़ के घर ले गए, झगड़ा खत्म हो गया। ये भी हो सकता है, ऐसा हुआ है, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन कई बार वो झगड़ा ऐसा होता है कि परिवार के दो व्यक्तियों का जो झगड़ा है ना, वो परिवारों के झगड़े में बदल जाता है। ये नहीं होता कि उन दो व्यक्तियों को बिठाएं, उनको बुला के बात करें, समझाएं। मान लो कि रिश्ता चल ही नहीं सकता आपका, वर्केबल नहीं है, तो तोड़ लो उसको धीरे से, और उसमें जो प्रिकॉशंस हैं आप वो ले लो। ऐसे भी केसेस आते हैं आपके पास जिसमें डिवोर्स के लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, कोई हैरेसमेंट नहीं हुआ है, सब ठीक है, कि भाई हम इंडिया की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हम नहीं साथ रहना चाहते हैं, सेपरेट आते हैं लोग? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और क्या मतलब वो लोग क्या वजह बताते हैं, और उसमें क्या नियम रहते हैं? नहीं चल रहा रिश्ता हमारा, तो उसमें हम कोर्ट में मीडिएशन ने फिर भी भेजती है, चूंकि शादी विवाह के मामले में मीडिएशन में तो भेजना ही है। तो मतलब ये मीडिएशन में जाना एक प्रक्रिया है कि एक प्रक्रिया है। अब हमने इन मैटर्स में इसलिए कर दिया है कि शादी को बचाना पहला पर्पज होता है, बिकॉज मैरिज इज नॉट जस्ट ए प्रोसेस, इट्स ए इंस्टीट्यूशन, वी हैव टू सेव द इंस्टीट्यूशन। वरना मान लो मैरिज की इंस्टीट्यूशन बचे ही नहीं, तो फिर तो मतलब आपको ये नहीं होता है कोई, आप देखो यार कैसा आदमी है, एक मैरिड फैमिली को खराब कर दिया इसने, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैरिज तो इंस्टीट्यूशन है हमारा, समाज की मान्यता है उसके ऊपर, उसकी मुहर है समाज की उसके ऊपर। तो पहला लक्ष्य हमारा होता है कि समाज की जो इस इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था हमारी बनी विवाह की, उसको बचाना। अगर लगता है बच ही नहीं सकता, तो फिर तो एक रास्ता है कि ठीक है थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, 6 महीने 1 साल, फिर अलग हो जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जब आप मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं जितने भी ये वीडियोस देख रहा हूँ, उसके कमेंट सेक्शन जब पढ़ रहा हूँ, तो उसमें या ट्विटर पे हम देख रहे हैं, तो लोग सब बोल रहे हैं कि मैरिज बहुत स्केरी है, इसीलिए हमें नहीं करनी है, और ज़्यादातर अभी के वक्त में ये पुरुषों की तरफ से आ रहा है।
तो क्योंकि ऑब्वियसली अभी बाइनरी में बट गया है बिल्कुल, कि एक तरफ एंटी गैंग है और एक तरफ एकदम प्रो गैंग चल रहा है। तो क्या मतलब ये सच में एक मैरिज अभी के टाइम पे, अब 2024 में जब हम बैठ करके बात कर रहे हैं, तो क्या मैरिज एक स्कैम के तौर पर हमारे सामने आ रहा है? आप ऐसे केसेस से लगातार डील करते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आपको पसंद है कोई तो शादी कर लो उससे, और कोई आपको पसंद नहीं है, अगर जबरदस्ती कोई कर रहा है तो मना कर दो। और अगर समाज की मान्यता है, पूरे परिवार किसी को जानता है और परिवार शादी कर रहे हैं, वो भी शादी चलेगी। या तो आप जाओ ट्रेडिशनल स्टाइल में, जो मेरी अपनी जो समझ है, या आप बिल्कुल फॉलो करो मॉडर्न स्टाइल को। बीच वाले रिश्ते चलते नहीं है। अब आप किसी के बारे में जानते नहीं। अब एक कोई लड़की है, बहुत ही समझदार है, वो भी एक केस बताता हूं मैं आपको। बहुत ही समझदार लड़की है, जो कि जज है मान लीजिए। उस लड़की को बात करना, आपको एवरीथिंग विल बी प्लेजर, आप बात करोगे मजा आएगा आपको कि आप अच्छा बात करती है, बोलती ठीक है, मुस्कुराती है, हंसमुख है। मगर एक स्टेज पे आके वो बहुत ही असर्टिव हो जाती है, बहुत जिद्दी है। अब उनका वो अलग हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं साथ में रह रहे हैं, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा सेंसिटिव होता है। कोई किसी का गुलाम नहीं है इसमें, हम दोनों बराबर हैं। और उसमें भी कोई एक आदमी को आपको थोड़ा सही मानना पड़ता है उसमें, चूंकि एज, इसलिए एज डिफरेंस रखा गया इंस्टीट्यूशन में कि लड़की की उम्र थोड़ी कम होगी, लड़के की थोड़ी ज़्यादा होगी। लड़का अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जो पार्टनर के लिए अच्छा होगा वो भी बोलेगा, और पार्टनर भी ग्रो करेगी और वो भी आगे बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर बड़ी है, सचिन तेंदुलकर का जैसे केस आप ले लो, वहाँ भी रिश्ता चल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ चल गया, शादी के 20 साल बाद तलाक हो गया, 25 साल बाद तलाक हो गया। ऐसे ही केसेस भी आपके सामने हैं। लेकिन उन तलाक में आपको इतनी ज़्यादा बिटरनेस नहीं दिखेगी, आपको इतनी ज़्यादा कोई झगड़े इस लेवल तक नहीं दिखेंगे कि हम डाउरी का केस लिखा रहे हैं, उसके खिलाफ जेल भिजवाने पे लगे हैं। मतलब बहुत गंदगी नहीं होगी, लेकिन जितने भी शादियों में जो रूट्स हैं, हमें अंत में दिखाना होता है कि हम भी भाई मजबूत आदमी हैं, आपको हम दिखा के रहेंगे कि हम कौन हैं। जिस दिन ये बात आ जाए, फिर दोनों साइड लड़ने का एक सिलसिला चल पड़ता है, और फिर एक साइड जब असहाय पाती है अपने आप को, तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ये जैसे इस मामले में एक जो सबसे बड़ा जुडिशियल सिस्टम पे पूरा सवाल उठा है कि जो अतुल सुभाष ने आरोप लगाया कि जज ने जब मुझे बुलाया अपने उसमें, तो चैम्बर में, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि, बोला कि पैसे की मांग की, जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि पहले में से 3 लाख रुपए मांगे थे पेशकार के थ्रू, फिर बाद में खुद भी उन्होंने बोला कि अगर 5 लाख दो तो मैं सेटल कर दूंगी। तो क्या मतलब आप तो अब वो 5 लाख खुद के लिए मांगा या लड़की के लिए मांगा, मुझे नहीं मालूम। तो क्या मतलब सीधा मेरा ये सवाल है कि क्या करप्ट है हमारा जुडिशियल सिस्टम? करप्शन कहाँ पे नहीं है, आप जो कह रहे हो मैं उसको मानता हूँ, लेकिन पूरे सिस्टम को दोष देना ठीक नहीं होगा। जरूर हमारे पास इक्का दुक्का लोग हैं ऐसे, और वो हर समाज में हर तरह के लोग हैं, क्योंकि जो हमारा जुडिशरी है या हमारी जो प्रोफेशन है या पुलिस है, ये सब कुछ हमारे बीच से ही तो बना है, और इन्हीं बीच से वो सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें जरूर ऐसे लोग हैं, हम मना कैसे कर सकते हैं कि नहीं है, जरूर है। लेकिन अब ये बात, इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अब आप किसी जज को इसलिए लटका दो कि वो उसने किया है, जांच भी होनी चाहिए इसकी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जुडिशरी में करप्शन जरूर है, मगर ये केसेज नहीं है करप्शन करने के। जो करप्शन करने वाले लोग हैं, उन्होंने 5 लाख का मामला नहीं होगा, उन्होंने टारगेट कर रखा है कि कहाँ करना है और कैसे करना, और हर एक को मालूम होता है। हमारी बार भी समझदार है और जुडिशरी भी समझदार है, सब लोग जान जाते हैं। जैसे शिकायत आती है हमारे यहाँ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस के पास या सुप्रीम कोर्ट में जाती है, या हमारे जो जजेज हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं, कोई इंस्टीट्यूशन को खराब नहीं करना चाहता। जब शिकायत आती है, कड़ा से कड़ा एक्शन लेते हैं। कितने जज को रिटायर करते हैं, कितने जजेस को रिटायर करते हैं। ये डीजे हैं, आपकी प्रमोशन हो रही है, मगर आप डीजे बनने के बदले रिटायर कर दिया हमने, क्योंकि आपका ऐसा करप्शन, आपकी शिकायत आई, हमने आपको रिटायर कर दिया, जबरन रिटायर कर दिया। कितने लोगों को करते हैं, हर साल कर रहे हैं। करप्शन कोई है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं है, बिल्कुल है। और इसको डील करने का जो तरीका है वो भी हमारे यहाँ बहुत ही कठिन है, मतलब आसान नहीं है। हम लोग मुश्किल से उसको, जैसे ही पता लगता है कि ये है, उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी ताकत के साथ होती है। अच्छा, अभी उनके लॉयर का भी वीडियो आया सामने, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली है जो आप बोल रहे हैं कि लगभग ऐसी मिलती जुलती बात बोली कि करप्शन का ऐसा तो मेरे सामने कभी कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने बोला कि ना तो पेशकार, मतलब उन्होंने पक्ष लिया बेसिकली। नहीं, पेशकार वगैरह तो चलिए लेते भी हैं, हाँ, वो तो खैर हम सबको पता है कि एक, मतलब जो हम बता रहे हैं कि पैरेलल व्यवस्था है, हम भी सब जाते हैं कोर्ट्स और हमें सब पता है। देखिए, इस केस में
जो उसने बोला है लड़के ने, इस केस के अंदर उसकी हर उस बात पे, क्योंकि वो जीवन खत्म करने के ठीक पहले का स्टेटमेंट है, उसको आपको डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में रख के और देखना पड़ेगा, तो उसकी कही हर बात को सत्य मानना पड़ेगा। सेंसिटिव है, मतलब ये बहुत ज्यादा इसकी सेंसिटिव नहीं, सत्य के काफी करीब है। अब मैं ये अगर कहूँ, ये नहीं बोलूंगा कि जो बोल रहा है बिल्कुल ही 100 का 100 सही मानो, मगर 100 में 99 सही है, 100 में 95 सही है। इससे कम नहीं दूंगा मैं, मिनिमम 95 दूंगा, मैक्सिमम 100 में 100 दूंगा। 100 में 100 भी आप बोल रहे हैं? 100 में 100 भी दूंगा, 95 कम से कम। तो उसकी कोई कही एक आध बात गलत हो सकती है, कई बार समझने में गलती हो जाती है। जैसे कई बार आपने बोला किसी को कि भाई आप यहाँ पर मत जाओ, अब आप मना कर रहे हो, आपको ये लगता है कि वहां पर उनके यहाँ कोई और चीज हो रही हो। मना करने का पर्पस क्या था? आपने खाली ये कहा कि सोशल गैदरिंग में हमें जाने नहीं देते। ये भी परसेप्शन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि चूंकि वहां पर लोग आपके बारे में ठीक ओपिनियन नहीं रखते, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि आप वहां पे मत जाओ। मगर मैंने केवल इतने में ही कहा कि आप वहां पे मत जाओ। मैं कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को जानता हूं जिसमें कपड़े पहनने को लेके अलग हो गए। लड़की ने जींस टी शर्ट पहन लिया, मदर इन लॉ ने बोला कि जींस टी शर्ट नहीं पहनोगी आप घर में, सलवार सूट पहन के आओ। ऐसा मैंने देखा है कि सामने सामने सलवार सूट पहनने के लिए बोला और लड़की ने कपड़े बदले, और बदल के फिर आई, बट शी वाज इन टीयर्स। फिर नॉर्मल हो गई, खाना वाना खाया, सब हो गया, मगर कुछ साल के बाद मैं सुनता हूं कि अलग हो गए। और वजह वही थी। ऐसी ही वजहें और भी, और कोई वियर्ड वजह और कोई आपके सामने आई कभी की जो नहीं, ये वो भी तो कोई आधार? साइकोलॉजिकल केस भी है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं है। कई ऐसे बिल्कुल ऐसे केस भी हैं जो एक पागलपन के हद तक रिश्ता ऐसा कि चलाना मुश्किल है, ऐसे केसेस भी हैं। मगर वो 1000 में लाख में एक है ना, एक्सेप्शन है वो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं है। 100 में 20 केसेस जो डाउरी के हैं या हैरेसमेंट के हैं वो सही हैं, 80 केसेस गलत हैं। जो गलत केसेस हैं उनकी वजह से एक अच्छा कानून, जो कि समाज में जो एक बुराई है उसको खत्म करने के लिए लाया गया है, उसको आप बुराई में बदल रहे हो। कानून ही बुरा हो गया, ये कानून एक बुराई हो गई। मतलब आप भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये आया था कि हमारे यहाँ पर, हम सबको पता है कि हमारी पितृसत्तात्मक समाज था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, हमारे यहाँ पर सती और ये सारी चीज़ें होती रहीं, जिसके बाद दहेज के भी बहुत उत्पीड़न के मामले आते थे। मतलब हमने सबने सुना है, मैं छोटा था, अखबार में पढ़ते थे हम कि किचन में आग लग गई, विवाहिता नई विवाहिता की मृत्यु हो गई, इस तरीके के हमने सबने पढ़े हैं। उसके बाद ये सारे कानून बने कि नहीं भाई वुमेन्स को एम्पावर करना है। तो फिर ये स्थिति कहाँ पर बन गई कि ये कानून एक तरफा हो गया, या ये स्थिति कहाँ बन गई जाकर के जहाँ पर इसका मिसयूज होना शुरू हो गया? आपने तो इस पूरी आर्क को समझा है। हमारे देश में कुछ कानून ऐसे हैं जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो नॉर्मली प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। लेकिन कुछ कानून जैसे डाउरी उसमें से एक है, यहाँ पर आपको एक्यूज को साबित करना है कौन निर्दोष है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, मान लीजिए कि कोई मकोका का केस है, टाडा का केस है, एक्यूज को पकड़ लिया। अब एक्यूज को पकड़ने के बाद से उसको आप एक्यूज को साबित करना है कि उसका कोई मतलब नहीं है इससे। आपकी जो स्टेटमेंट है पुलिस के सामने उसको भी मान लेते हैं मकोका में कि गजटेड ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है, एसपी ने रिकॉर्ड किया स्टेटमेंट आपकी, आपने जो बोला है उससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर आपकी वो स्टेटमेंट हो गई अपने खुद के बयान पे। सेम ऑफेंस में आप न्याय संहिता के जो केसेज हैं, बीएनएस के केसेज हैं, आईपीसी के केसेज, उसमें आप तो बरी हो जाओगे क्योंकि सबूत नहीं है। लेकिन मकोका में वही केस चलेगा तो आप जेल जाओगे, आपको कन्विक्शन हो जाएगी। डाउरी के केसेज में भी यही है कि जो बयान एफआईआर हो गई और जो चार्जशीट आ गई, आपको साबित करना है कि आप इस तारीख को 4 तारीख को आपने इस लड़की के साथ यहाँ पर मारपीट की, या यू वर इंडल्ज इनटू अननेचुरल सेक्स। यू हैव टू प्रूव कि मैं नहीं था वहाँ पे, वरना तुम गिल्टी हो। आप हो, क्योंकि आपको साबित करना है आप निर्दोष हो। इस कानून ये कानून उस कैटेगरी में आता है। तो जब आप उस कैटेगरी में डालते हो तो फिर वो फेयर ट्रायल के चांसेज खत्म हो जाते हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि ये एक तरफा कानून है या वन साइडेड लॉ है, या फिर इसमें पुरुषों की सुनवाई नहीं है, हाँ सही है, काफ़ी हद तक सही है। लेकिन इस सही होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि इसमें फिर से समाज का जो दबाव है ना, आपको प्रिकॉशन, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक कानून बना दिया कि अगर आपके आरोप झूठे पाए गए तो आपके खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में मुकदमा चलेगा। आप ये कर सकते हो। हाँ, तो यही मेरा सवाल भी है कि जब फॉल्स केसेस, मान लो कभी ऐसा भी तो होता होगा कि प्रूफ हो गया कि भाई ये आरोप जो लगे थे झूठे हैं, फिर क्या होता है? नहीं, आप चाहो तो प्रोसीडिंग चला सकते हो, मगर जो आदमी 12 साल मुकदमा लड़के घर में अपने पेरेंट्स को किस तरह से बचा के खुद जेल में से छूट के आके बाहर निकला है, वो भागेगा कि वहाँ रुकेगा? आप जब एक शेर को बोरे में बंद करते हो
और फिर उसकी पूंछ पकड़ के छोड़ते हो, शेर वापस घूम के आपकी तरफ थोड़ी आता है, वो तो भाग ही जाता है कि जान बच गई, बहुत हो गया। तो ये जो कानून में जो फंस जाता है वो जान बचने से ही खुश हो जाता है। बड़े कम लोग हैं आप जैसे, हम जैसे, कि आप लोग, हम लोग कहेंगे नहीं भाई देखो उसको समाज में गलत मैसेज जाएगा, हमें लड़ना है, मगर ऐसे कितने लोग हैं। और कानून भी साथ नहीं देगा। कानून जरूर ऐसा बनना चाहिए कि जब भी आप कभी मिसयूज कोई करता है कानून का, गलत आरोप लगाया, तो उसको उन्हीं आरोपों के तहत उतनी ही सजा का वो भी हकदार होना चाहिए, तभी रुकेगा ये। अभी तक कोई ऐसी नज़ीर पेश नहीं की अभी है। तक कोई कानून ही नहीं है तो कैसे करेंगे? ये तो पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट, आप देखिए क्या है, बताऊंगा आपको। कानून बनाने की प्रक्रिया है, पार्लियामेंट या असेंबली दोनों के लिए कहता हूं मैं, जब आप कानून बनाते हो उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होके क्या हमारा इंटेंट है, हम क्यों ला रहे हैं इसको, इस कानून का पर्पज क्या है, और इस पर्पज से कोई डिविएट कर रहा है, कोई मिसयूज कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, किन परिस्थितियों में करेंगे, कैसे कैसे मिसयूज हो सकता है। इस पे चर्चा करके कानून को सामने रखिए और उसके बाद सबकी ओपिनियन लेके, और फिर आप जब आप कार्रवाई करेंगे तो मेरे ख्याल से जहां 2, 4, 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई इस बात की हुई कि आपने कानून का मिसयूज किया, आपने 12 निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की, अब आपको उन्हीं धाराओं में आप पे केस चलेगा, तो आप पाएंगे कि लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास सबूत नहीं है, ये हो सकता है आगे चल के बात बिगड़ जाए। जितने की सबूत है उतने की बात करेंगे। जैसे मुझे अभी कोई बात करनी है आपसे, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिस बात में को मैं साबित नहीं कर सकूं। लेकिन कोई आप राह चलते किसी का बाइट लेने बैठिए, कोई बैठा है रोड पे, वो बोल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना, कानून को तो परिमार्जित करना, उसको ठीक करना, समाज के इच्छाओं के अनुरूप कानून को बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, जो आप ये कह रहे हैं, तो क्या ये सही समय आ गया, मतलब आपको लगता है अभी वो टाइम आ गया है जब एक बार इस लॉ को एक बार फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत है, या इस पे हमारे जो बैठे हुए विधायक, सांसद, ये लोग बैठे हैं जो कानून बना रहे हैं, उनको एक बार इस पे रीथिंक करके बदलाव करने की आवश्यकता है? ये सही समय 15 सालों से है, 15 सालों से चल रहा है, ये कोई आज का नहीं है। आप किसी भी जेल में चले जाओ, मैं तो प्रिजन रिफॉर्म्स से मैंने बहुत काम किया, आप जाइए वहाँ पे आप देखते हैं कि लेडीज़ हैं, यंग लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो जेल के अंदर है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है बेल लेने के, ट्रायल चल रहा है उनका। घर के 5 आदमी है, 5 के 5 जेल में। आप इसी डाइवोर्स के केस इन्हीं डाउरी के केसेज में, डाउरी में आप जाके देखिए तो सही। लेकिन सर हमारे सामने फिर ये भी है, ये भी आंकड़े हैं एनसीआरबी के कि 18 मौतें आज भी हो रही हैं प्रतिदिन। 18 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं इस तरह के, और कम से कम 1000 लोग अरेस्ट हो रहे हैं इन केसेस के अंदर। उसमें 18 जो मौतें हो रही हैं उसमें से 90 लोग उसके हकदार हैं जेल जाने के, 100 लोग हकदार होंगे, मगर बाकी 900 का क्या? अच्छा मान लीजिए आपने किसी को मार दिया, तो आपके पिता को, आपकी माता को, आपकी बहनों को, उनको जेल में क्यों डालेंगे? उनको क्यों डालना है? डाइवोर्स जब आपके सामने आता है कोई ऐसा केस, तो उसमें 3 सबसे बड़ी वजह क्या आती है, मतलब जो कॉमन है कि इन ग्राउंड्स पर ही लोग ज्यादातर आते हैं? देखिए, शुरू होता है झगड़ा शक के आधार पे ज्यादातर परिवारों में। दूसरा, आपको अपनी पत्नी सुंदर नहीं लगती, ये भी ये कारण होता है। या पति आपको अच्छा नहीं लगता, या आपने जो सपने देखे थे वो पूरा नहीं होता दिख रहा है। जब आपने शादी हुई तो आपका हस्बैंड मान लीजिए आईएएस था, शादी के 5 साल बाद वो बर्खास्त हो गया, तो आईएएस तो रहा नहीं हो, तो आपने शादी तो सुविधा के लिए की थी ना, वो नहीं रहा आपका। ऐसे ही टीचर है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, आप देखिए ना, कोई गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलती है आसपास में, कैसी लाइन लगती है शादी की उसकी। मैं एक रीज़न पढ़ रहा था कि जो सबसे बड़ा भारत में जो रीज़न माना जाता है कि डाइवोर्स के लिए, वो इन लॉज ही हैं। ऐसा नहीं आता आपके सामने? देखिए, इन लॉज का भी एक रीज़न होता है, मगर इन लॉज की जो इंटरफियरेंस है, जिसको हम इंटरफियरेंस बोलते हैं, वो एक तरह से परिवार के इंटरेस्ट में ही होती है। ओके। 100 में 99 केसेज में एक केस में जरूर इन लॉज की जाती होती है, लेकिन 100 में 99 केसेज में, जैसे वो बच्चे को टाइम से, मेरे बेटे को खाना मिला नहीं, बेटा तो उनका है, बहू कहती है मेरा पति है। अब आपके बेटे को मैंने टाइम से खाना नहीं दिया, इसके लिए आप मुझे मत डांटो ना, आपका बेटा मेरे से बात करेगा। अब वो झगड़े जो एक्स्ट्रा केयर करने के चक्कर में जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों का तो कोई अंत नहीं है। तो वो झगड़े होते हैं, आते हैं, और ये केसेस भी आते हैं, मगर इन-लॉज का ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है कहीं पे भी कि जो परिवार को तोड़ दे। कोई भी नहीं चाहेगा मेरे बेटे का जीवन खराब हो जाए, ऐसा हो जाए। कई बार ये जरूर सुनने में आया है कि जैसे किसी भाई की पत्नी हो, उससे झगड़ा हो जाए और करते करते बात बढ़ जाए, वो तो सुनने में आया है।
लेकिन इन लॉज ही पीछे लग जाए आपके कि रिश्ता आप तोड़ लो, ऐसा नहीं होता। कोई कोई केस में होता भी है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेज हैं जो तलाक के आते हैं, उसमें जो कन्वीनियंस आपकी है वो नहीं होती है। आप चाहते हो अलग रहना। अब मैं कई को जानता हूँ, बहुत अच्छे फैमिली के लोग हैं, लेकिन अलग रहना चाहते हैं। उनको कोई भी प्राइवेसी चाहिए, अपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ग्राउंड फ्लोर पे अगर मदर इन लॉ रहती है, उनको फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहना है, उनको अलग रहना है। वो कहते हैं हम अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी नीचे पेरेंट्स हैं हमारे, तो रोज पूछते हैं क्या है, क्या लेके आए हो खाने के लिए, कहाँ लेके जा रहे हो, वो भी नहीं मानते। लेकिन ये भी कैसे हो सकता है कि परिवार के लोग हैं, आपके खून के रिश्ते हैं, समाज के रिश्ते हैं, कैसे खत्म कर देंगे आप एक दिन में? तो उनके ऊपर इतना दोष देना ठीक नहीं है, मगर 1%, 2%, उसको मैं 5% तक गलती के दौर पे वहां भी जाऊंगा, उसके ऊपर नहीं। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्यों बुरा चाहेंगे आपका? वो नहीं चाहेंगे, और ना लड़की के पेरेंट्स चाहते हैं लड़की का बुरा। लेकिन अंत में अपने बेटे का आंसू और अपनी बेटी का आंसू दोनों साइड देख रहा होता है। वो ये नहीं जाएंगे गलत क्या है सही क्या है, आप दुखी हो, बस आपके साथ हम खड़े हैं, परिवार अंत में यहाँ खड़ा हो जाता है। अच्छा, इसका कोई रास्ता आपको समझ में आया? क्योंकि आप दोनों पक्षों से मिलते होंगे, आपके पास फॉल्स केसेस वाले लोग भी आ रहे हैं और आपके पास सही जिनके साथ सच में शोषण हो रहा है, जो सच में हैरेसमेंट झेल रहे हैं, वो भी लोग आ रहे हैं। तो क्या इसके बीच का कोई रास्ता आपको समझ में आता है कि जिसमें कानून एक तरफा भी ना हो लेकिन न्याय भी सुनिश्चित रहे? ऐसा कोई रास्ता आपको समझ में आता है? देखिए, जो बिल्कुल जो टिपिकल केसेज है ना, उसके लिए तो ऐसा ही कानून चाहिए। हाँ, क्योंकि कितना वो जो आम लड़की है ना, वो तो झेल नहीं सकती, वो तो उसको लिए ऐसा ही कानून चाहिए। मगर ये भी सही है, जो खास लड़की है वो बाकियों को परेशान कर देती है। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। एलिगेशन जो सच्चा है उसके लिए आपको कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जहां पर आपको लग जाए कि आपने किसी को फंसाने की नीयत से झूठी FIR लिखाई, गलत तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की, वहां पर आपके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा, मतलब फॉल्स केसेस पे छोड़ना नहीं चाहिए, जिस तरीके से अभी चल रहा है कि मतलब कुछ हो ही नहीं रही कार्रवाई। आप देखिए ना, पुलिस ने आपको पकड़ा, उठा के बंद कर दिया, आप ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज हो गए, मगर आप 3 साल जेल में रह लिए। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा, अपील में गया, अभी क्या केस है, कोई केस ही नहीं है। अब आपने अरेस्ट क्यों किया उस आदमी को, उसको जेल में क्यों डाला? अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर किसी के ऊपर लगा है तो जेल होने का कितना चांसेस होता है? देखिए, अगेन तो आईओ की डिस्क्रिप्शन है, आईओ पकड़ता है। आईओ अगर नहीं पकड़, लेकिन आईओ भी इंडिपेंडेंट कितना है? ये तो लिखना एक बात है कि आईओ इंडिपेंडेंट है, आईओ विल बी फ्री टू अरेस्ट, बट वेदर आईओ इज एक्चुअली फ्री टू अरेस्ट, ही हैज टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द सुपीरियर्स। जो सीनियर्स हैं वो बोल रहे हैं कि इसको बंद कर दो, जमानत मिल जाती है, मतलब हाँ, जमानत तो मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, लेकिन आप कुछ दिन रहते तो ही रहना पड़ता है आपको। बिल्कुल। अब आप डाउरी के केसेज में देखिए ना, कितने लोग अंदर हैं, जमानत लेते हैं फिर छूटते हैं। चलो, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई थाने से भी छूट लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जेल तो जाना होता है। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी पत्नी ने किसी पति के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, FIR हुई कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, मेरे से दहेज मांगा गया, तो इस केस में आपको जेल होने का कितना चांस होता है? जेल होने के चांसेस 50-50 तो हैं, अगर आपको उसी समय पकड़े गए तो, वरना आपने टाइमली अप्रोच कर लिया, एंटीसिपेटरी बेल ले ली। हाँ। और अरनेश कुमार का केस भी बड़ा अच्छा है, अपने सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है, कई केसेज में डिसाइड कर रखा है कि डाउरी के केसेज में जहां पर परिवार को लपेटने की कोशिश होती है, वहां पर नाहक तंग नहीं किया जाए, पहले सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो जैसे ये केस आपका जाता है सुपीरियर कोर्ट्स में, कोर्ट आपको गिरफ्तारी पर रोक का आदेश देती है, मामले को स्टे करती है और साथ साथ मीडिएशन को भेजती है। ये प्रोसेस तो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मीडिएशन आपका फेल हो गया, क्योंकि आप बहुत पैसे मांग रहे हो या कोई कंडीशन अपनी अनरीजनेबल रख रहे हो, जैसे किसी ने ये कह दिया कि आप बच्चे को कभी नहीं मिलोगे, ये भी कहते हैं लोग। ऐसा कैसे कोई बाप बोल सकता है हम बच्चे को कभी नहीं मिलेंगे? या ये कह दो कि आप 18 साल के बाद बच्चे से पहली बार मिलोगे, बाप नहीं मानेगा इसको। कई लोग नहीं माने, कई मान भी जाते हैं। तो आप ऐसी जो अनरीजनेबल कंडीशंस होती हैं उसको लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। कई बार आप कहते हो कि मेरे बच्चे की सारी पढ़ाई का खर्चा दोगे, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस दोगे, मेरा ये दोगे, मेरा वो दोगे, गाड़ी दोगे, घर दोगे, फिर मेरे खर्चे भी ये दोगे, फिर आदमी कहता हम नहीं देते, जाओ कोर्ट से जाके लड़ लो, 40,000 रुपये मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे आपको। वो भी झगड़ा होता है। मगर ये भी कई बार मैं जानता हूँ कि वाइफ जानते हुए कि मैं हस्बैंड को जेल भिजवा सकती हूँ, वो नहीं भिजवाती। वो कहती है कि नहीं, इनको जेल भिजवा के मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी तो दुख होगा इसका।
तो आपको अटैचमेंट है। तो आपको बताऊं कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं कि डिवोर्स होने के बावजूद उनका एक अटैचमेंट रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हैं तो सोशल एनिमल ही, समाज में ही तो रह रहे हैं, लेकिन समाज को भी जागरूक होना है। हम सब लोगों को मिल के रास्ता निकालना है। अगर कोई पड़ोस में सच में कोई जाति कर रहा है, और आमतौर पे होता है। अभी एक केस हुआ फरीदाबाद में, बताता हूँ आपको। ये बता के मैं इसकी कहानी आपकी ख़त्म करूँगा। तो फरीदाबाद में एक केस हुआ जहाँ पर लड़का घर पे नहीं था, क्योंकि उसको लग गया कि हमारी वाइफ आके तंग करेगी। पेरेंट्स ने कोर्ट से स्टे लिया कि बहू हमारे घर के अंदर नहीं आए। खैर बहू आ गई, और उन लोगों ने क्या समझदारी किया कि सीसीटीवी कैमरे लगा लिए थे, जो कि बहू को मालूम नहीं था। बहू घर में आई, अपने रूम के अंदर गई कि हमें सामान लेना है, हमें कोई झगड़ा नहीं करना है। पेरेंट्स को भी लगा ठीक है, झगड़ा नहीं कर रही है, सामान लेके जाएगी अपना ही। घर के अंदर जाकर उसने ताला बंद किया, बाहर निकली, घर के अंदर सबके साथ उसने मारपीट किया। झगड़ा शुरू किया तो घर वाले बाहर निकले थोड़ी देर के लिए, उसने अंदर से घर बंद कर लिया। अब वो घर वाले जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हर पड़ोसी के दरवाजे को नॉक किया कि मेरी मदद करो। एक आदमी घर से बाहर नहीं निकला कि हम भी फंस जाएंगे। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये सच्ची घटना है। एक बाहर नहीं निकला। जैसे कोई बहुत बड़ा गुंडा आ जाए और फायरिंग हो रही हो और लोग आम आदमी डर जाएं, वैसी हालत हो गई थी। मतलब इस कानून का डर है, इस कानून का डर है कि हम भी फंस जाएंगे, बेकार में हमारा भी नाम आएगा, हम क्यों पछड़े में पड़े इसके। ये बात होती है। तो ये जो सिचुएशन है, उसको हमारे समाज के लोगों को और हमारे जो कानून के निर्माता हैं उनको भी जरूर देखना चाहिए, और जरूर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि अगर कोई मिसयूज कर रहा है इसका, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कई बार ऐसे केसेस में एडल्ट्री भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, मतलब जो सामने आता है कि लोग अलग रहना चाह रहे हैं। अब तो क्या जब डिवोर्स का केस चल रहा है, उस दरमियान अगर हस्बैंड किसी और महिला के साथ रहना चाहे या वाइफ किसी और पुरुष के साथ रहना चाहे, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब कानून इसको कैसे देखता है? अब देखिए, अब तो खैर बहुत सी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई, नए तरह के फैसले आ गए, जहाँ पर अब तलाक का आधार जरूर बन सकता है, मगर अपराध नहीं रहा। एडल्ट्री क्योंकि अब नहीं है, वो नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पे वाइफ गलत केस भी लिखाती थी। वो लिखाती थी कि मैं, जैसे ऐसे केस भी आते थे कि आप जा रहे थे रोड पे और आपने देखा कि किसी पुल के नीचे कोई गाड़ी खड़ी है, और उस गाड़ी के अंदर हस्बैंड और जो है किसी और लेडी के साथ, उसका भी नाम लिख के उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। हस्बैंड भी IAS है, जिसके साथ आप उसका नाम लिख रहे हो वो भी IAS है, और वाइफ जो है वो भी चलो गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये हो सकता है? क्या जरूरत है कार खड़ी करके पुल के नीचे बाईं तरफ, क्योंकि आपको एस्टेब्लिश करना है कि मैंने देखा। तो इसलिए अब आप होटल में तो देख नहीं सकते थे, तो आपने यहां देख लिया। तो ये सबको मालूम है गलत है। मतलब जब तक वो था तो उसका भी इस्तेमाल लेकिन ये केस चला। अच्छा, ऐसा केस चला ये। और क्या नतीजा क्या निकला? नतीजा तो बाद में भाई खारिज ही होना था, लेकिन आप 3 साल तो हो गया ना स्टिग्मा। जिस लड़की के बारे में बोलोगे कि ये लेडी ऑफिसर मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे गाड़ी में थी, उसका घर बचेगा? उसका घर बचेगा क्या? उसके घर में तो समस्या आएगी। उसके घर वाले बोलेंगे इससे बात मत करो, इससे मिलो मत। वो बोलेगी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलेगी मेरे पर तुम शक कर रहे हो, फिर झगड़ा उनके यहाँ शुरू हो गया। तो आपने एलिगेशन तो एक पे लगाया, लेकिन 3, 4, 5 घर आपके हिल जाते हैं, उनके बच्चे, इनके बच्चे। तो आप ये समझने की बात है कि समाज को मजबूत करने की जगह हम समाज को कमजोर कर रहे हैं। मेन कमीशन की भी बात अब उठ रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मेन कमीशन के लाने की बात हो रही, क्या उससे ठीक हो जाएगा? भाई हमारे यहाँ तो NCW भी है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन भी है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध भी खत्म नहीं हो गए, तो क्या इसका कुछ असर पड़ सकता है? कमीशन से नहीं खत्म होगा, लेकिन कानूनों से खत्म होगा। आप इसको लीगल रिकोर्स ही दें। मेंस कमीशन क्या, फिर तो सबकी कमीशन बना दो। 30 साल से कम उम्र के वालों को, 50 साल तक वालों के, 75 साल वालों के इल्डरली मेन कमीशन बना सकते हो जरूर, क्योंकि उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही है। लोगों का कोई घर छीन ले रहा है, कोई उनको घर से निकाल दे रहा है, कोई उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। ये कमीशन बन सकता है। कम से कम जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके कई तरह के और अपराध हो रहे हैं उनके साथ, वो कमीशन बन सकता है। जो बुजुर्गों का कमीशन है वो बन सकता है। लेकिन जितने भी बाकी नीचे के लोग हैं उनके लिए कानून बनाओ कि अगर कोई मिसयूज कर रहा है कानून का, कोई भी हो, हमने किया है तो मेरे खिलाफ, आपने किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हीं धाराओं में होनी चाहिए जिन धाराओं में आप कार्रवाई चाहते थे, वरना इस तरह के मिसयूज रुकेंगे नहीं। और क्या डाइवोर्स में कभी मैरिटल रेप जैसी भी चीज़ों को आधार बना करके चीज़ें फाइल की जाती हैं? बहुत करते हैं, और ये कई बार सच्चाई भी होती है, कई बार सच्चाई भी होती है। लेकिन अब इसको किस तरह से देखें,
क्योंकि अब उसकी इतनी थिन लाइन होती है कि वही भी कहती है आई डिड नॉट वांट बट वी हैड टू डू। तो वेदर इट इज रेप और इट इज जस्ट ए कंसेंट और इट्स जस्ट लाइक ए कंसेंट ऑब्टेन बाय परसुएशन, इट मे कानून फॉल। क्या कहता है मैरिटल रेप? अरे रेप तो फिर तो कार्रवाई हो सकती है, अपराध बन सकता है आपका, वो तो है। लेकिन अब ये मेरा ये मानना है कि उसको ठीक से डिफाइन होना चाहिए। अब आज आपके रिश्ते में रह रहे हो और आज के 10 साल बाद आप बोलो कि आज के 4 साल पहले 6 साल पहले ये हुआ था, तो जब झगड़ा होने के बाद तो फिर सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, फिर सब तरह की अपराध दिखा सकते हो। लेकिन अगर हुआ तो उसी टाइम आप कंप्लेन कर दो, फिर तो कार्रवाई हो जाएगी। कई लोग करते भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इसको सही तरीके से लेते हैं और परिवार को बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं। आखिरी सवाल मेरा कि जब ये मामला हाईलाइट हुआ तो उसके बाद तमाम ऐसे लोग बाहर आए हैं जो अभी बोल रहे हैं कि हम भी अतुल सुभाष की ही स्थिति तक पहुंच गए हैं लगभग, और कब किसी भी दिन हम भी सुसाइड कर सकते हैं। आपने इतने वक्त तक वकालत की है, आपने इतने वक्त तक लोगों को देखा है, ऐसे केसेस आपके सामने आए, क्या इस हद तक परेशान लोग भी आपके सामने आए हैं कभी? बिल्कुल आए हैं, और इसमें जितने लोग बोल रहे होंगे हो सकता है कि आधे लोग सच बोल रहे हो, 50% लोग सच बोल रहे हो, ये हो सकता है। आधे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बिल्कुल मौके का फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन आधे लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोनों लोगों को समझने की ज़रूरत है। आपकी बातचीत से जो मुझे समझ में आया कि इसके लिए कोई कानून भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कानून कोई बनेगा तो फिर उसका मिसयूज़ हो सकता है, उसको गलत तरीके से लोग अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका लास्ट मतलब आखिरी में मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि कुछ तो ऐसा होगा जो इनके बीच में कहीं आता होगा, जो थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर रास्ता होगा, बेटर वे होगा। देखिए, फैमिली मैटर्स में मेरे ख्याल से टाइम देना चाहिए। टाइम में कोई किसी की हैरेसमेंट नहीं हो, उसका भी ख्याल करना चाहिए। आजकल वर्चुअल कोर्ट्स हैं, आजकल सुप्रीम कोर्ट लगभग हर मैट्रिमोनियल केसेस में वर्चुअल अपीयरेंस अलाउ कर रही है। तो अगर आप बेंगलोर में हो तो आप बेंगलोर से अपीयर कर सकते हो, आपको आके कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। Okay. एक बड़ा फायदा ये भी है। तो अब ये कहना कि साहब ट्रांसफर कर दो हमारा केस, आप दिल्ली से पटियाला कर दो या पटियाला से आप शिमला कर दो, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वर्चुअल प्रोसीडिंग हो रही है। आपने लॉयर को रखा हुआ है, उससे आप बात कर रहे हो, और वर्चुअल कोर्ट्स आजकल फंक्शन कर रही हैं। अब जैसे आज ही मुझे कश्मीर का मैटर करना था, हमने वर्चुअली कर लिया यहाँ बैठे बैठे। पहले जाना पड़ता था, सहूलत हो गई है। और एक दिन जाओ, एक दिन रुको, करो, आओ 3-4 दिन का आपका बेकार का टाइम जाता था। लेकिन ये काम हो सकता है। अब उस लड़के को इतनी बार पर्सनल अपीयरेंस बोल दे अगर कि पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस, तब तो दिक्कत होती है। लेकिन हमारी मीडिएशन भी ऑनलाइन हो रही है आजकल। कैसी स्थितियों में मतलब कहा जाता है कि नहीं आपको, क्योंकि ये तो ऐसा कोई मामला है नहीं। अगर अब जैसे आपने कोई ऑर्डर पास कर दिया कि आप इतना मेंटेनेंस दो, आप नहीं दे रहे हो मेंटेनेंस, तो फिर तो आपको हम समन जाता है, वारंट भी जाता है, फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं, फिर बाकी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब कम से कम एक साधन हो गया कि वर्चुअली आप अपीयर कर सकते हो। और दूसरा, अरेस्ट के मामले में बचना चाहिए। डाउरी के केसेज में, परिवार के झगड़े के केसेज में अरेस्ट से पुलिस को बचना चाहिए। कोर्ट को भी डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए। एक डायरेक्शन कि आप अरेस्ट नहीं करोगे, कन्विक्शन हो जाए वो अलग बात है। ट्रायल के बाद अगर आपकी गलती निकल जाती है और कन्विक्ट हो जाते हो तो होना चाहिए, मगर अरेस्ट नहीं होना चाहिए। ट्रायल चले, उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस हो गया, अगर वो नहीं दे रहा है, कंटेम्प्ट की बात है, वो अलग है। लेकिन अगर कोई ऑर्डर को अवॉइड कर रहा है, हर कोर्ट की ऑर्डर को, और प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको डिले करने की कोशिश नहीं कर रहा है, एविडेंसेस को टेम्पर नहीं कर रहा है, तो फिर उसको आप चलने दो, अरेस्ट मत करो। मेरा ये मानना है कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अरेस्ट करना एक बहुत बड़ा हैरेसमेंट है, और वर्चुअल अपीयरेंस अगर कोई करना चाहे तो करने देना चाहिए। ये आम तौर पे एक डायरेक्शन होना चाहिए ताकि आदमी हैरेस नहीं हो। अब आप सोचो कि 100 दिन के अंदर या 1 साल के अंदर अगर आप 15 अपीयरेंस दे रहे हो और आपको आना पड़ रहा है, तो आप अपने ऑफिस में कैसे काम कर सकते हो एफिशिएंटली? आपके जूनियर्स आपसे सीनियर हो जाएंगे, प्रक्रिया ही में गैप हो जाएगा आपका, और फिर उसका टेंशन, क्योंकि आप अपने रोज के 4 घंटे तो वकील पे दे रहे हो। जैसे हम लोग भी देखते हैं कि बहुत से लोग हम लोग से जो वकालत के नाते मिलते हैं, केस खत्म होने के बाद दोबारा तो नहीं दिखते। उनकी भी तो जान बचती है कि क्यों मिलना है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं, अगर उनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो ऐसे ही बोलते हैं, सर वो नए साल पे आना चाहते हैं, दीपावली पे आना चाहते हैं, होली पे आना चाहते हैं, मिल के जाते हैं, बहुत प्यारा रिश्ता रखते हैं। ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो एकदम जान छूटी, केस खत्म, अब दिखना नहीं है वकील साहब क्या, ऐसे लोग भी आते हैं। तो बोला ही जाता है कि वकील, डॉक्टर और पुलिस
इन 3 पेशों के लिए बोला जाता है कि बिल्कुल, दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी अच्छी नहीं। और ये भी बोलते हैं, अदालत का मतलब बोलते हैं, हमारे भोजपुरी में बोलते हैं, हमारे यूपी के लोग, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूलों में, गांव के स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर लोग हमेशा कहते हैं अदालत का मतलब होता है अ से आवा, द से द मतलब पैसे दो, ल से लड़ा मतलब लड़ाई करो, और त से तबाह हो। ये है अदालत। तो अदालत की जो ये इमेज है ये अच्छी नहीं होगी, और ऐसे ही पुलिस की भी ये इमेज ठीक नहीं है, समाज की इमेज भी ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि डाउरी के केसेज में, परिवार के केसेज में गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वर्चुअल हियरिंग इसकी होनी चाहिए। कन्विक्शन हो जाए वो अलग बात है, उससे कानून भी बचा रहेगा। और साथ साथ एक प्रिकॉशन और ले लो कि अगर किसी ने झूठी एफआईआर लिखाई है, झूठी कार्रवाई चला रहा है, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रोविजन एक डाल दिया जाए। आप देखेंगे कि इसका मिसयूज रुक जाएगा और लोग सच में इसको फॉलो करने लगेंगे। अब कोई आप मानवीय रिश्ते हैं, पकड़ के रख सकते हो क्या साथ में? नहीं रहना साथ में तो नहीं रहोगे, लेकिन आप नहीं रहने को तैयार हो इसलिए आपके खिलाफ 15 मुकदमे लाद दें, आपको जेल में डाल दें, आपके परिवार को जेल में डाल दें, और आप सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से करते हो जो अमेरिका में रहती है, उसको जेल में डलवाने की कोशिश करें, उसके खिलाफ वारंट निकालें जो यहाँ कभी आई नहीं। कितने ऐसे केसेज हमारे पास आए हुए हैं जिसमें कि परिवार की जो लेडीज हैं, जिन्होंने कभी को मिले ही नहीं, उनको शादी के दिन आए थे, शादी के बाद कभी नहीं मिले, शायद रक्षाबंधन को बात किए होंगे या फिर दिनों में, आजकल कहाँ टाइम होता है लोगों के पास, वो बाहर रहते हैं, तो उनको वहाँ एफआईआर एक्यूज बना दिया उनको, वो अपनी लिटिगेशन कर रहे हैं, वहाँ से एडवाइस दे रहे हैं, सर क्या करें, मेरे खिलाफ एफआईआर में नाम आ गया है, सर मेरा पासपोर्ट नंबर भी डाल दिया उसके अंदर, कहीं एयरपोर्ट में मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊंगी, मैं इंडिया आऊँ कि नहीं आऊँ, ऐसे फ़ोन आते हैं। क्या करोगे आप उनका? ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर एक फॉर्मेट बनना चाहिए। पार्लियामेंट सेशन फॉर्चुनेटली प्रोसेस में जब भी है, उनको कार्रवाई करके जरूर इसको प्रायोरिटी पे लेकर के करना चाहिए। बाकी कोर्ट्स अगर पार्लियामेंट नहीं करती है, हमारी कोर्ट्स भी करती हैं, उन्हें भी करना चाहिए, गाइडलाइन इशू करना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने इतने जटिल विषय को इतने अच्छे से समझाया आसान भाषा में। इसको हमने समझने की कोशिश की कि क्या अभी जो समाज में हो रहा है, या जो ये मामला एक आ गया जिसके बाद पूरी बहस एक छिड़ गई है, वो बहस किस दिशा में जानी चाहिए, और उससे कंस्ट्रक्टिव अगर कुछ निकल सकता है, ब्लेम गेम के अलावा अगर कुछ हासिल किया जा सकता है तो क्या था, उसे समझने की हमने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।